ग्राफ्टिंग अभी सिर्फ 2 ही हुआ था, एक वेव ग्राफ्टिंग बस तक, विनियर और वेव ग्राफ्टिंग 2 बस बताए थे, टंग ग्राफ्टिंग नहीं बताया। टंग ग्राफ्टिंग क्या है? मॉडिफिकेशन है वीव ग्राफ्टिंग का, ठीक है। टंग ग्राफ्टिंग, वीव ग्राफ्टिंग में क्या कर रहे थे, आज पढ़ेंगे टंग, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? जीभ उपरोपण है ना शायद। ठीक है। वेव ग्राफ्टिंग में कैसे कटिंग करे थे? नॉर्मल ऐसा, ये था वेव ग्राफ्टिंग का, ठीक है। इसी का मॉडिफिकेशन करके क्या बनाया गया है? टंग। क्या मॉडिफिकेशन है इसमें? क्या कर रहे हैं? सिंपल कट ऐसे कर रहे हैं ना, उसके सिर्फ कटिंग के तरीके में चेंज करके क्या किया गया है? इसको मॉडिफाई किया गया है। कटिंग ऐसा भी तो कर रहे हैं, फिर उसमें ऐसे टंग शेप का कट करने का क्या ज़रूरत है? क्योंकि उसके मतलब वो चाह रहा है कि जो कैम्बियम टिश्यू है, ठीक है, प्लांट्स के, वो आपस में एकदम अच्छे से अटैच हो जाए, इसलिए वो टंग शेप में कट करने को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं वेव ग्राफ्टिंग के कंपैरिजन में, ठीक है। इसीलिए वेव ग्राफ्टिंग को क्या किया, थोड़ा रूपांतरित करके या मॉडिफाई करके टंग ग्राफ्टिंग बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले टंग ग्राफ्टिंग में क्या लिखेंगे? इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द वेव ग्राफ्टिंग, या यह एक रूपांतरित रूप है किसका? वेव ग्राफ्टिंग का, ठीक है। फिर दिया है इन दिस मेथड अ स्लैंटिंग कट सिमिलर टू वेव ग्राफ्टिंग इज प्रिपेयर्ड ऑन रूट स्टॉक एंड शियॉन। सबसे पहले तो हम लोग ऐसे ही कट करेंगे, ठीक है। स्लैंटिंग कट मतलब कि एक पहले ऐसा देंगे, फिर उसमें एक कट और होगा। द सेकेंड कट इज स्टार्टेड डाउनवर्ड एट रिवर्स डायरेक्शन ऑन प्रीवियस कट। मतलब समझ लो कि किसी चीज़ पे ऐसे कट किए, फिर उसको रिवर्स डायरेक्शन में ऐसे कट करके ऐसा टाइप का कट मार रहे हैं, ठीक है। किसी को पहले तिरछा कट दिए, फिर उसको रिवर्स डायरेक्शन में अगेन एक और कट दे रहे हैं, तो वो कैसे दिख जाएगा? जैसे अपना जी भी सब करते हो ना घर में, ऐसे टाइप का कट दिखेगा, ठीक है। वैसे इसीलिए इसका नाम क्या है? टंग ग्राफ्टिंग। पिक्चर में ज़्यादा क्लियर होगा। कैसे दिख रहा है? ऐसे पकड़ते हैं ना अपन जी भी, वैसे ही टाइप का कट दिख रहा है, देखो प्लांट में कैसे सेम हुआ। वेव ग्राफ्टिंग का कट देखो और टंग ग्राफ्टिंग का देखो। बेसिक हॉर्टिकल्चर में देखो पूरा डिफरेंस अलग अलग पता चल रहा है साफ। कैसे एक जैसे दिया है, वेव ग्राफ्टिंग में अलग दिया है। कहाँ पे दिया है? हिंदी वाले लोग फिर में रुक जाओ। टंग ग्राफ्टिंग आप लोग का पिक्चर 3.44 कहाँ गया? ये है इसका, यहाँ तो इसमें दिया है, वह इसमें गलत दिया है, बल्कि इसमें टंग ग्राफ्टिंग का डायग्राम नहीं दिया है सही हिंदी वाले में। हाँ है ना, इसमें वीव ग्राफ इसमें नहीं दिया, हिंदी वाले में वैसी बना दिया है डायग्राम। इसमें से देख लेना तुम लोग, ठीक है। इसमें ना क्या किया है, क्लेफ्ट जो इसमें वीव ग्राफ्टिंग अलग दिया है, फिर एक टंग ग्राफ्टिंग भी दे दिया है, फिर एक क्लेफ्ट होता है और एक सैडल ग्राफ्टिंग अलग दे दिया है। सैडल ग्राफ्टिंग का डायग्राम दे दिया है वैसा वीव ग्राफ्ट। हिंदी वाले भी यही डायग्राम बनाना जब वीव ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग जब कब बनाओगे तो ये वाला बनाना, ठीक है, ये वाला, ठीक है। टंग ग्राफ्टिंग जो इसमें दिया है, इसमें दिख रहा है कट टंग शेप टाइप, मतलब वो अपन जिस जी भी करते हैं ऐसा, ठीक है, ठीक है, टंग क्लीनर टाइप। इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, एप्पल, पियर एंड वॉलनट, ठीक है। टंग ग्राफ्टिंग का लिखना क्या क्या है इसमें? सबसे पहले लिखोगे एक रूपांतरित रूप है किसका? वीव ग्राफ्टिंग का। हिंदी में कुछ भी ढंग से लिखने के लिए नहीं दिया है, इंग्लिश का बुक का थोड़ा सा लिखेंगे कैसे कट करना है, ठीक है, हिंदी में नहीं दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है? स्लैंटिंग कट करेंगे सिमिलर वीव ग्राफ्टिंग, मतलब कि वीव ग्राफ्टिंग के जैसे तिरछा कट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर है अ सेकेंड कट इज ऑल्सो गिवन इन रिवर्स डायरेक्शन ऑन प्रीवियस कट। जो पहला कट मारे हैं उसी के प्रीवियस डायरेक्शन में फिर ऐसे कट मारेंगे, यही बोलना चाह रहे हैं वो। रिवर्स डायरेक्शन में फिर सेकेंड कट मारेंगे। किसी चीज़ में ऐसे कट, ऐसे तिरछा कट किए हैं, ऐसे कट मारे, इसको रिवर्स डायरेक्शन फिर ऐसे कट मार रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सेकेंड कट रिवर्स डायरेक्शन में मारना है,
किसमें, रूट स्टॉक में भी और शियॉन में भी। क्यों लिखा है रूट स्टॉक एंड शियॉन, दोनों में कट करना पड़ेगा तभी तो दोनों अटैच होगा साथ में, सेम है ना। द सेकेंड कट इज स्टार्टेड डाउनवर्ड एट अबाउट थर्ड डिस्टेंस फ्रॉम, इतना डिटेल अब मत जाना, बस शियॉन तक लिख लेना, ठीक है। इतना सब एकदम हाफ लेंथ ऑफ फर्स्ट कट, इतना ज़्यादा याद नहीं हो पाएगा, जिसको याद हो जाएगा वो लिख सकते हो, बाकी ये रूट स्टॉक एंड शियॉन तक के इनफ है, ठीक। फिर लिख देना कि प्रॉपर मैचिंग का कट होना चाहिए, फिर उसको बांधना चाहिए प्रॉपर, है ना, एयर टाइट पॉलीथीन जो टेप है अपन 300 गैस का यूज़ करते हैं उससे, ठीक है। फिर क्या, दिस मेथड इज सिक्योर कॉन्टेक्ट विथ 6 लेयर, देखो इसमें लिखा भी है दिस मेथड सिक्योर्स कॉन्टेक्ट विथ 6 लेयर्स ऑफ वुड, हेंस द चांसेस ऑफ यूनियन इंक्रीजेस। इसमें जो है दोनों का अटैचमेंट कुछ ज़्यादा अच्छे से होता है, जितने भी लेयर्स हैं ना वुड के वो आपस में ज़्यादा अच्छे से ऐसे अटैच होंगे, ठीक है। तो उनके जो लेयर्स हैं आपस में अच्छे से मिलेंगे तो यूनियन होने के चांसेस, मतलब वो जो ग्राफ्टिंग हम लोग कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होने का चांस क्या है, बढ़ जाएगा। इसीलिए इसको टंग ग्राफ्टिंग को क्या किया कि मॉडिफाई किए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना बस, एप्पल पियर और डायग्राम बना देना, ठीक। अगर डायग्राम बनाओगे ना तो आपके आंसर में ऐसे ही कम ध्यान जाएगा, डायग्राम देख के इंसान समझ जाएगा कि हाँ इसको आता है। इसी क्लास का है क्या कोई, ठीक है। फिर है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग क्या होता है, दिया हिंदी वालों के में भी, मूल वृंत को 3/4 मीटर भूमि छोड़कर शीर्ष को काट दे, शीर्ष के स्थान पर अंग्रेजी के वी आकार का कट दे, चाकू डालेंगे फुटे के आकार में जाएगा, कटावा ठीक से लगे दोनों में, मतलब कुछ नहीं है। क्या करते हैं अपन, टॉप वर्किंग सुने होंगे, टॉप वर्किंग सुने होंगे, जैसे क्या होता है कोई ट्री हमने उसमें प्रोडक्शन कम हो गया है, ठीक है, वो ट्री का फ्रूटिंग नहीं दे पा रहा है, ये यील्ड अच्छे से नहीं दे पा रहे, ट्री या तो ख़राब हो गई है, ठीक है, उसके पूरे ऊपर को अपन क्या कर देते हैं, काट देते हैं, थोड़ा पार्ट छोड़ते हैं, हो सकता है 10 सेंटीमीटर छोड़ दे या हो सकता है 15 सेंटीमीटर छोड़ दे, या 3/4 जो पार्ट है वो छोड़ के ऊपर का पार्ट पूरा क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है। उसके बाद काटने के बाद क्या करेंगे, दूसरी जगह से शियॉन लेके आएंगे दूसरे पेड़ से और उसमें लगा देंगे, शियॉन से अटैच कर देंगे, तो वो प्लांट क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव बन जाएगा, ठीक है। ये अनप्रोडक्टिव हो चुका था, इसका कोई इसमें ना फ्रूटिंग आ रही थी ना कुछ आ रहा था, ख़राब हो रहा था पेड़, उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टॉप वर्किंग। टॉप वर्किंग का पुराना मेथड क्या है, टॉप वर्किंग आगे पढ़ेंगे, ये जो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग है वो टॉप वर्किंग का पुराना मेथड है। जब टॉप वर्किंग मेथड नहीं आया था तब क्या करते थे, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। इसमें वो वही दिया है, हिंदी वाले देख लो पढ़ लो, इसमें क्या दिया है, मूल वृंत को 3/4 मीटर भूमि छोड़कर शीर्ष को काट दे, मतलब कि जो रूट स्टॉक है इसका 3/4 पार्ट को छोड़ के ऊपर को क्या कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, ठीक है। फिर क्या दिया है, शीर्ष के स्थान पर अंग्रेजी के वी आकार का कटाव दे, मतलब कि यहाँ पे क्या देंगे, वी शेप का कट मार्क देंगे, ठीक है। फिर सेम वी शेप का एक शियॉन लेके आएंगे और उसको क्या करेंगे यहाँ पे अटैच, ये क्या हो गया, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, ठीक है। हाँ सेम साइज का ही रहेगा, हम लोग पढ़े थे ना पेन, जो दोनों की जब भी हम लोग मोटाई या बोलेंगे तो लगभग क्या हो, सिमिलर हो, ठीक है, नहीं तो फिर वो अच्छे से क्या होगा, यूनियन नहीं होगा या सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक। मतलब लेकिन क्या है, टॉप वर्किंग के केस में ऐसा हो सकता है कि सिमिलर शियॉन का थिकनेस ना हो, क्योंकि क्या है, पेड़ का नीचे वाला जो पार्ट रहता है वो थोड़ा मोटा रहता है ना, और जो शियॉन लेके आएंगे वो उतना मोटा नहीं रहेगा, ठीक। जब उसके भी 2-3 मेथड होते हैं, एक मेथड में क्या करेंगे, टॉप वर्किंग में सिर्फ जिसमें पूरा ऊपर का हिस्सा काट देंगे, तो इसमें तो ऑब्वियस ही चीज़ है, शियॉन थोड़ा पतला ही रहेगा, इतना मोटा तो लाएंगे नहीं, थोड़ा पतला रहेगा ये शियॉन, ठीक है। एक में क्या करते हैं, जिसमें थोड़ा 3-4 ब्रांचेस छोड़ देते हैं जो अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, और बाकी ब्रांच को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। फिर इस 4 ब्रांच में सेम मोटाई का शियॉन तो मिल जाएगा, उसमें क्या करते हैं, लाके ग्राफ्टिंग करते हैं। एक पहले वाले में क्या कर रहे थे, पूरा काट दे रहे हैं, सिर्फ मेन वाला जो स्टेम है उसमें ग्राफ्टिंग कर रहे थे। सेकेंड वाले में क्या करेंगे, 4 बाकी ब्रांचेस छोड़ के 3-4 को, मतलब जो अच्छे अच्छे हैं उसको छोड़ देंगे और बाकी सबको काट देंगे। अब इन चारों में क्या करेंगे, शियॉन ला के यहाँ से ग्राफ्टिंग कर देंगे, ठीक है। इनमें तो टॉप वर्किंग का भी अलग अलग मेथड होता है, 2-3 तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में ज़्यादा मत याद रखना, ये उतना लिखने को नहीं आता है, बस याद रखना टॉप वर्किंग का पुराना मेथड है, ऊपर के पेड़ को काट देते हैं, थोड़ा एरिया छोड़ के 3/4 पार्ट, और वी शेप का शियॉन सेलेक्ट करते हैं, और वी शेप का ही सेम कट किस में देंगे, रूट स्टॉक में, यानी कि मूल वृंत पे,
और इसके एग्जाम्पल याद रख लेना एक दो, जैसे हेज़लनट हो गया, मैंगो। मैंगो याद रख, मैंगो मत याद रखना, मैंगो ना ज़्यादातर आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना। मैंगो सिर्फ 3 चीज़ में याद रखना, लीनियर ग्राफ्टिंग में, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग में और एक इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग में। 3 चीज़ में मैंगो ही याद रखना, ठीक है, लीनियर, सॉफ्ट वुड और इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग में, ठीक है। क्लेफ्ट में कुछ भी याद रख लेना, हेज़लनट याद रख लो, पीका नट है ना इसमें। और इंग्लिश वालों को मैं कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा दिया है इसमें। इन केस ऑफ टॉप वर्किंग ट्री द यूज ऑफ दिस टेक्निक शुड बी लिमिटेड टू ब्रांचेज ऑफ अबाउट 250 प्लांट्स व्हिच हैज स्टेड। बस ज़्यादा मत लिखना, जितना मैं समझाई उतना ही लिख देना, ठीक है। इसमें हाँ, और जो ये कट करते हैं ना, जैसे हम लोग सबसे पहले तो पूरा कट कर दिए, तो इसमें वैक्स लगाना पड़ता है, ठीक है। मोम वाला जो वैक्स आता है ना, जिस पार्ट में अपन कट के रहते हैं ना, उसको थोड़ा वैक्सिंग करना पड़ता है, क्योंकि इसको हम लोग पूरा ही कट कर रहे हैं ना, जितने भी पार्ट हैं सबको कट कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा हील करने के लिए, जो वाउंड्स आते हैं उसमें या चोट आ रहा है उसको हील करने के लिए उसमें वैक्स लगाना पड़ता है, ठीक है। इसमें इसीलिए यहाँ पे दिया है कि द कंप्लीटेड ग्राफ्ट इज थोरोली वैक्स्ड, ठीक है। उसके बाद है वेज ग्राफ्टिंग। ये भी क्या है, टॉप वर्किंग का ही एक ओल्ड मेथड है, ठीक है। मतलब कि जैसे कोई पुराना ओल्ड ट्री हो गया, ठीक है, उसको टॉप वर्किंग करने के लिए भी क्या करते हैं, वेज ग्राफ्टिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें भी वी शेप का ही कट देंगे, वी शेप इंसिशन है इसमें भी सेम। ये सब ज़्यादा पर नहीं पड़ेगा, पर सीधा टॉप वर्किंग पढ़ेंगे। कहाँ दिया टॉप वर्किंग, 11 नंबर में दिया है, ठीक है। ये वाला मेन अपने इंपॉर्टेंट है। वेज ग्राफ्टिंग आए चाहे क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग आए, दोनों में एक चीज़ याद रख लो, वी शेप का कट देंगे, ठीक है। इतना याद रहेगा, वेज ग्राफ्टिंग आए चाहे क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग आए, वी शेप का कट देंगे, इतना लिख लोगे, ठीक। क्यों करते हैं, क्योंकि जो पुराना ट्री हो गया है, जो प्रोडक्टिव नहीं रहा, उसको प्रोडक्टिव करने। एक क्वेश्चन कभी कभी 1 वर्ड में ऐसे पूछ देता है कि कोई प्रोडक्टिव ट्री नहीं है, मतलब अनप्रोडक्टिव हो गई है कोई ट्री, मतलब वो फ्रूटिंग या वो नहीं दे रहा है, तो उसमें आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो उसका आंसर आप लोग क्लेफ्ट या वेज नहीं डालोगे, टॉप वर्किंग आएगा, ठीक है। क्योंकि ये 1 वर्ड में पूछ सकता है, ठीक है। टॉप वर्किंग, अगर कोई ट्री प्रोडक्टिव नहीं है, उसको प्रोडक्टिव बनाना है, तो उसके लिए टॉप वर्किंग मेथड आएगा, ठीक है। इस आंसर को याद रखना। अब एक है अपना ब्रिज ग्राफ्टिंग। ब्रिज देखे हो, अपन बनता है ना, ऊपर ब्रिज जाते आते हैं, कोई ना कोई एक सहारा चाहिए ब्रिज को। नीचे अपन जैसे रेलवे स्टेशन वाला ओवर ब्रिज देखे हो, है ना, नीचे क्या होता है, बीम डले रहता है ना, उसको सहारा देने के लिए। वैसे ही क्या होगा, प्लांट का ना ये वाला पार्ट खराब हो गया, समझ लो, इतना तो सही है, सिर्फ इतना ही खराब है, उसको हम लोग को क्या करना है, बदलना है। तो क्या करेंगे, साइड साइड में उसके सियॉन को अटैच कर देंगे, ब्रिज बना देंगे। ब्रिज ग्राफ्टिंग का पिक्चर देखो, क्लियर हो जाएगा। क्या किया, पहले जो खराब पार्ट है उसको, वो अपन ऐसे किसी चीज़ को खराब रहता है उसको कुरेच के निकाल देते हैं ना बाहर। आप लोग के मैं कहाँ पे दिए हैं, देख रही हूँ, वही कहाँ पे है। ब्रिज ग्राफ्टिंग इम्पॉर्टेंट भी, हाँ, सेतु प्रॉपर दिया है, ठीक है। इसका डायग्राम कहाँ दिया है तुम लोग के में, हाँ ये दिया है, साइड वाले में दिया है, देखो दिया है। क्या हुआ, जैसे कोई चीज़ अपने ये है, ठीक है, इतना वाला हिस्सा खराब हो गया, उसके बीच को वो क्या करें, थोड़ा अपन निकाल देते हैं ना, साइड से का कुछ भी खराब होता है बीच को अपन हटा देते हैं, खराब वाला पोर्शन निकाल देते हैं ना। जैसे दरवाज़ा है, ठीक है, कहीं पे कुछ लग गया, उसको पूरा अपन लकड़ी को बाहर निकाल दिए, खराब वाला पोर्शन को उसको खाली कर दिए। उसके जगह हम लोग क्या करेंगे, सियॉन लेके आएंगे और उसको वहाँ पे क्या करेंगे, अटैच करेंगे, ठीक है। दिस मेथड इज प्रैक्टिस इन प्लांट इन विच सियॉन इज हेल्दी एंड सम पोर्शन ऑफ रूट स्टॉक नियर कॉलर रीजन इज डैमेज। बोला है कॉलर रीजन मतलब जो साइड वाला रीजन है, या थोड़ा सा बीच वाला रीजन जो रहता है ना पेड़ में, वो क्या हो जाता है, जब डैमेज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कर दिए, हटा दिए, निकाल दिए। उसकी जगह लाएंगे सियॉन जो अच्छा हो, हेल्दी हो, ठीक है। ये ट्री है, इसका साइड कॉलर रीजन जो है खराब हो गया है, ठीक है। इधर से खुरेच के निकाल दिए, इधर निकाल दिए, फिर यहाँ पे लाके सियॉन को ऐसे अटैच कर देंगे। वैक्स की हेल्प से कर सकते हैं अटैच, किसी गोंद टाइप का जो चीज़ रहता है कुछ, उससे ला के क्या कर दिए, अटैच कर दिए, उसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। यूजिंग वैक्स, एक लाइन लिखा है, इट इज फिक्स्ड यूजिंग नेल एंड देन सील्ड यूजिंग वैक्स। समझ में आ रहा है, जैसे दरवाज़ा है ना अपना, साइड कैसे खुल रहा है, किसी न किसी चीज़ से फिक्स किया है ना उसको,
साइड वाला रीजन है वो भी, अगर उसको ये साइड वाला रीजन खराब है, इसको निकाल के फेंक देते हैं और ये बीच वाला बस बचा है, तो कहीं से और कुछ ना कुछ लेके आएंगे, लकड़ी का गुटका या कुछ, उसको ले जाके यहाँ पे फिक्स करेंगे ना साइड में, अगर इसको सपोर्ट देने के लिए। बेचारे का साइड वाला हिस्सा तो खराब हो गया है, उसके साइड में हम लोग क्या लगा देंगे, कुछ भी आजकल जैसे ये लगा हुआ है साइड में है ना, इसको चिपकाए होंगे ना किसी चीज़ से, तो क्या करेंगे वैक्स से इसको फिक्स कर देंगे। वैसे ही प्लांट को हम लोग को रिपेयर करना है, वो ख़राब हो चुका है पूरे साइड से, उसको रिपेयर करना है, तो साइड वाला हिस्सा बस हम लोग चेंज करके उसको वैक्स लगा के फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही लिखना है, दिस मेथड इज़ प्रैक्टिस, जिसमें एक हेल्दी फ्यूल लेंगे और ये वाला पॉइंट जरूर लिखेंगे कि जो कॉलर रीजन है, साइड वाले जो रीजन है वो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, जो डैमेज हो गया उसी को ठीक करने के लिए क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं, ब्रिज ग्राफ्टिंग। ठीक है, और ब्रिज ग्राफ्टिंग में एक लाइन ये भी लिखेंगे, इट इज़ फिक्स्ड यूजिंग नेल एंड देन सील्ड यूजिंग वैक्स। ठीक है, द सपोर्टेड बड फ्रॉम इंसर्टेड स्टिक शुड बी रिमूव टाइम टू टाइम, slowly and slowly it grows in diameter and cover the damaged portion, repairing damaged wood in wood apple example लिखेंगे, एप्पल, पियर, चेरी, वॉलनट। एप्पल, पियर, चेरी, कहीं भी बहुत जगह एप्पल पियर का एग्जाम्पल है, तो एक कॉमन लिस्ट बना लेना, एप्पल पियर किसके किसके एग्जाम्पल में आ रहा है, कौन कौन से ग्राफ्टिंग या बडिंग में एप्पल पियर एग्जाम्पल में आ रहे हैं, या नई भी लिस्ट बनाओगे ना, पीछे दिया हुआ है। ठीक है, बुक ये जो जब प्रोपोगेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना, यहाँ पे लिस्ट बना है, जो एग्जाम्पल जिसको इजी लगते हैं वो याद कर रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है पीछे, ठीक, यहाँ पे लिस्ट दिया है कौन सा ग्राफ्टिंग किस में होता है, बडिंग किस में हो रहा है, ठीक है, क्लैप ग्राफ्टिंग किस में हो रहा है, एक एक एग्जाम्पल जो इजी लगता है वो याद रख लेना। ठीक, देखो इसमें बहुत सिंपल वे में ब्रिज ग्राफ्टिंग दिया, हिंदी वाले में वृक्ष के तने की छाल क्षतिग्रस्त हो जाए, वही छाल जो या बार्क है वो खराब हो गई, हिंदी वालों को एक बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, वृक्ष के तने की छाल क्षतिग्रस्त हो जाने पर खाद्य सामग्री का स्थानांतरण ठीक से नहीं हो पाता, क्षतिग्रस्त स्थल पर साकू डाली जोड़कर पुल निर्मित कर दिया जाता है, इसे छाल उपरोपण का परिवर्तित रूप कह सकते हैं। छाल उपरोपण मतलब हिंदी में क्या था, एम्ब्रियो ग्राफ्टिंग, नहीं बार्क ग्राफ्टिंग दिया है। ठीक है, क्राउन ग्राफ्टिंग हिंदी में ना 2-3 एक्स्ट्रा बेसिक हॉर्टिकल्चर में भी चेंज किया है क्या, और 2-3 मेथड, यही है ना मेथड जितना मैं पढ़ा रही हूँ, कुछ और एक्स्ट्रा तो नहीं दिया बुक में, न्यू एडिशन वाले में। ये सब मत पढ़ना ना, एक्स्ट्रा जो हिंदी में दिया है ना, और बार्क ग्राफ्टिंग दिया है, सैडल ग्राफ्टिंग दिया, हाँ वो सब तो पढ़ेंगे अपन, हाँ वो सब पढ़ेंगे। ये इन लोगों पे कुछ कुछ एक्स्ट्रा दिया है ना, जैसे ये छाल उपरोपण विधि द्वितीय, ऐसा कुछ कुछ वो सब नहीं पढ़ना। तो ये ब्रिज ग्राफ्टिंग में बस इतना ही लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, फिक्स करेंगे यूजिंग हेल्प विथ वैक्स, और 1-2 एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है, डायग्राम बना देना, बीच वाले में एक थोड़ा खाली टिप का साइड का हटा देना, 2 अटैच कर देना। वैसे ब्रिज ग्राफ्टिंग भी 1 वर्ड वाले क्वेश्चन में ज़्यादा पूछते हैं बेसिकली, कि कोई चीज़ ख़राब हो गई है, कॉलर रीजन ख़राब हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो ब्रिज ग्राफ्टिंग। ठीक है, लिखने के लिए एकदम प्रॉपर ना, एयर लेयरिंग पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग हो गया, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग हो गया, ठीक है, और बडिंग में था, और एक विनियर ग्राफ्टिंग हो गया, ठीक है, जो कल पढ़े थे, और बडिंग में रिंग बडिंग, ठीक है, और मॉडिफाइड रिंग बडिंग, 2 अच्छे से पढ़ लेना। इन दोनों, इन सब के लिखने का तरीका अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, फिर है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। एपिकोटाइल क्यों बोलेंगे उसको, क्योंकि जो मैंगो है, ठीक है, वो अपने साथ में ऐसे स्टोन कैरी करता है, मतलब जो बीज है उसके साथ में अटैच रहता है, मैंगो में स्टोन टाइप का रहता है उसका बीज, देखे होगे, जो उसकी गुठली है आम की, स्टोन जैसे नहीं दिखता है अंदर जब खा के फेंको तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, रूट स्टॉक खुद से प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि नर्सरी है, ठीक है, नर्सरी में क्या किए, आम का पौधा तैयार किए, उसी को ही एज अ रूट स्टॉक लेंगे। जैसे हम लोग पहले क्या करे थे, रूट स्टॉक है ही अपने पास अवेलेबल, शियॉन बस कहीं से ला रहे थे और लगा दे रहे थे, तो हम लोग नर्सरी में ही पहले क्या बना रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं और रूट स्टॉक बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, और एक तो नाम इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग को किस नाम से जानते हैं, स्टोन ग्राफ्टिंग, सबसे पहले तो ये जान लो। फिर क्या है, ये एक टाइप का इन सिटू मेथड है, नर्सरी में करते हैं इसको। ठीक है, पढ़ के बताओ इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग से क्या समझ आ रहा है, पढ़ो, सबके पास बुक है ना, क्या समझ आ रहा है इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग से, हिंदी में भी दिया है इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग।
दिया है सीड को सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, नर्सरी बेड में क्या किए, सोन कर दिए। फिर उसके ऊपर फार्म यार्ड मैन्यूर मतलब जो गोबर की खाद है उसका 5 से 7 सेंटीमीटर का लेयर लगा दिए। मतलब सबसे पहले वो क्या बोलना चाह रहे हैं, एक नर्सरी बेड बनाए, उसमें सीड को क्या कर दिए, सोइंग कर दिए। ठीक है, इसको क्या किए 5 to 7 सेंटीमीटर फार्म यार्ड मैन्यूर मतलब गोबर की खाद जो रहता है उससे क्या कर दिए, सीड को ऐसे ही तो करते ना, सीड लगाते हैं ऊपर से खाद डालते हो कि नहीं डालते हो, ठीक है, वैसे कवर कर दिए। ठीक है, जब सोइंग सीड प्रेफरेंस गिवन सैंड बेड विच प्रोवाइड, वो सब सैंड बेड को प्रेफरेंस, वो बोल रहा है कि जो रेतीली ज़मीन रहती है ना उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देना चाहिए सैंडी सॉइल को। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, रूट जल्दी निकलेगा बाहर पौधे का। ठीक है, फिर बोल रहे हैं क्या ऑफ सीडलिंग टाइम इन अबाउट 15 से 20 दिन, मतलब 15 से 20 दिन के लगभग में क्या होगा, हमारा सीड जो है जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। कितने दिन में, 15 to 20 डेज। सबसे पहले हम लोग नर्सरी बेड लिए, नर्सरी बेड में सीड को सोइंग किए। ठीक है, सोइंग करने के बाद फिर जो भी प्रोसेस है ना कि उसको 5 से 7 सेंटीमीटर FIM से, इसको पूरा समझा रही हूँ एक लाइन क्योंकि ये लिखने के लिए आता है तो लिखना पड़ेगा पूरा। ठीक है, 5 to 7 सेंटीमीटर FIM से क्या कर दिए, कवर कर दिए। कैसा सॉइल प्रेफर करेंगे, सैंडी सॉइल, मतलब थोड़ी रेतीली वाली जो मिट्टी है वो लेंगे जिससे हमारा रूट जो है इजी अपरूटिंग हो, मतलब कि जल्दी बाहर निकले। ठीक है, 15 से 20 दिन बाद हम देखते हैं कि हमारा सीड जो है वो क्या होने लग गया, जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, 15 to 20 डेज में बीज जो है वो अंकुरित होने लग गया या स्टार्ट हो गया क्या, जर्मिनेशन आफ्टर 15 to 20 डेज, मतलब 15 से 20 दिन बाद। ठीक है, द जर्मिनेटिंग सीडलिंग ऑफ 7 to 10 डेज व्हेन इट लीव्स रिमेन कॉपरी इन कलर इज यूज फॉर ग्राफ्टिंग। ये लाइन आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे, कौन से कलर के लीव्स, कॉपरी कलर के लीव्स। ठीक है, पूरा इसको आप लोग टिक कर लो, द जर्मिनेटिंग सीडलिंग से लेके यूज फॉर ग्राफ्टिंग। क्या होता है, ये 15 से 20 दिन बाद तो सीड जर्मिनेट हो गया। जब जर्मिनेशन के बाद पौधा कितने दिन का है, 7 से 10 दिन का रहेगा। ठीक है, मैंगो की लीव्स देखे होगे, रेड रेड कलर का, कॉपरी कलर का रहता है ना, थोड़ा मैरून टाइप का दिखता है, ग्रीन नहीं दिखता, कॉपरी टाइप का दिखता है, रेड है ना, स्टार्टिंग में देखे होगे। तो वही बोल रहा है कि 7 to 10 डेज जब हो जाएगा उसको जर्मिनेट होने के बाद, तब उसके लीव्स की कलर कैसे रहेगी, कॉपरी लीव कलर। ये वाला स्टेज आएगा 7 से 10 दिन के बाद। ठीक है, इसी को हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे, ग्राफ्टिंग के लिए। जब ये वाला सिचुएशन अपन को प्लांट में दिख जाएगा 7 से 10 दिन बाद कॉपरी कलर के लीव्स दिखेंगे, तब हम लोग इसको किसके लिए यूज़ करेंगे, ग्राफ्टिंग के लिए। यहाँ तक क्लियर है सबको। फिर है द सीडलिंग इज डिहाइडेड एट हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल, अ वर्टिकल स्लिट ऑफ 2.5 से 4 सेंटीमीटर लेंथ इज गिवन और डिहाइडेड पोर्शन ऑफ, वो बोलना चाह रहे हैं मतलब जो ये, इसको अब क्या चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, हम लोग इतना क्यों बना रहे थे पौधा, हमको क्या चाहिए था, ये सब रूट स्टॉक, या क्या बोलेंगे इसी को, मूल वृंत, यही चाहिए था। इतने देर से हम लोग नर्सरी में क्या प्रिपेयर कर रहे थे, रूट स्टॉक मैंगो का। ठीक है, नर्सरी बेड लिए, उसमें सीड लगाए, सीड जो है 15 से 20 दिन बाद जर्मिनेट हुआ। जर्मिनेट होने के बाद 7 से 10 दिन का जब पौधा जो है वो कॉपरी रेड कलर के उसमें लीव्स आ जाएंगे। कॉपरी रेड कलर मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है, भूलेंगे नहीं। कॉपरी रेड कलर लीव्स जब आ जाएंगे मतलब हमारा रूट स्टॉक प्रिपेयर हो गया। अब इसमें हम लोग कट करेंगे, कितना, 2.5 से 4 सेंटीमीटर लेंथ का हम लोग क्या करेंगे, इसमें कट देंगे। ठीक है, कैसे कट, जैसे ये है, इसके अंदर नॉर्मल हो तो बहुत सॉफ्ट सा पौधा रहेगा, यंग एज का प्लांट है, वो हार्ड नहीं रहेगा, आराम से ऐसे बीच में बस कट करोगे तो हो जाएगा। मतलब सिर्फ समझ लो कि केक काटते हो ना ऐसे बीच से, वैसे ही टाइप का बस कट करना है। और वैसे ही जब श्योन लेंगे तो श्योन को साइड साइड से छील दो। ठीक है, तो बीच का ऐसे पतला वाला ये लेयर बचेगा, मतलब ऐसे टाइप का बचेगा ना, उसको इधर इधर को कट कर देंगे तो ये जाके फिट हो जाएगा अब आराम से रूट स्टॉक के अंदर। सेम वैसे ही रूट स्टॉक और श्योन में क्या करेंगे, कट देंगे। पिक्चर में आराम दिख भी रहा है, कैसे कट देना है दिख रहा है, आराम से देख लो, साफ साफ क्लियर है। यहाँ पे एकदम बीच में हल्का सा ही कट दिया है। ठीक है, वो क्या किया, सबसे पहले एक हमारे पास कैसे पहले पौधा तैयार हुआ, ऐसा पौधा मिल गया अपन को कितने दिन में, जर्मिनेट होने के बाद। फिर क्या कर रहा है, जो ऊपर की पत्तियां हैं उसको वो क्या कर दिया, कट कर दिया। क्यों कट किया, क्योंकि श्योन ला के अटैच करना है ना वहाँ पे हमको। फिर वो बीच में क्या कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मल सिंपल ऐसे कट करना है बीच में, सेम थिकनेस की श्योन लेके आएंगे, उसको वहाँ पे फिट करेंगे और लगा देंगे।
ये कैसा टाइप का मेथड हो गया, मतलब सीधे बोल सकते हो नर्सरी में ही रूट स्टॉक प्रिपेयर कर रहे हैं, एकदम यंग एज के प्लांट को एज अ रूट स्टॉक ले रहे हैं। तो ये कौन सा मेथड हो गया, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग या स्टोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ देख सकते हो स्टोन अटैच रहेगा, अपना यंग प्लांट है एकदम, उसके साथ सीड अटैच रहता है, इसीलिए इसको स्टोन ग्राफ्टिंग या इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको, किसी को कहीं पर डाउट? ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, वही है, फिर सियॉन कैसा सेलेक्ट करना है, 2 से 3 महीने का हो, ठीक है, पेंसिल थिकनेस का हो, ठीक है। लीव्स को भी सियॉन जो सेलेक्ट करेंगे या साकू डाली जो भी लेंगे उसके भी लीव्स को हमको क्या करना है, हटा देना। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, लिखते लिखते आ जाएगा, ठीक है। इट इज़, फिर वही है, पॉलीथीन टेप से उसको बांधेंगे, ठीक है। द ग्राफ्टेड प्लांट्स आर देन मेंटेन इन अदर बेड आर पॉट्स इन नर्सरी। दिस मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग इज प्रैक्टिस ड्यूरिंग जून जुलाई, ड्यूरिंग विच द एनवायरमेंट रिमेन सफिशिएंटली मॉइस्ट। वो बोल रहे हैं सीधे कि जो प्लांट हम तैयार किए, अब उसको हम हो सकता है कहीं और ट्रांसफ़र करना चाहें तो उसको कहीं और भी पॉट में या कहीं पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक प्लांट जब नया बनने लग जाएगा तो, ठीक है। और कब करेंगे प्रेफरेंस, तो जून जुलाई में, क्योंकि पानी बरसात का दिन रहता है तो मॉइस्चर ज़्यादा रहता है उस टाइम, यानी कि नमी बनी रहती है, ठीक। इतना क्लियर है, स्टोन ग्राफ्टिंग लिख लोगे अब एग्जाम में आएगा तो, ठीक। फिर सेकेंड है, इसका एग्जाम्पल स्टोन इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का अपना क्या है, मैंगो, ठीक है। स्टोन ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल मैंगो लेंगे। फिर है सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। हाँ हाँ, तो ये बेबी बॉर्न है तो इसका मेथड भी तो अलग है ना, हम लोग तो नर्सरी से ले रहे हैं ना पौधा। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, रूट स्टॉक कहीं फील्ड में लगा हुआ है उसको सेलेक्ट करे थे, पर ये तो मेथड ही अलग हो गया ना, ये तो नर्सरी में ही हम लोग खुद से रूट स्टॉक प्रिपेयर कर रहे हैं और एकदम यंग एज के प्लांट में कर रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी एक्टिव, मतलब उसको ज़रूरत नहीं है इतना कैम्बियम टिश्यू का ध्यान देने का इसमें, क्योंकि हम लोग यंग प्लांट ले रहे हैं। ये इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग अलग ही मेथड हो जाएगा, नर्सरी में जो मेथड कर रहे हैं वो वाला मेथड है ये। और बाकी टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, फील्ड से सेलेक्ट कर रहे थे पेड़, तो हम लोग को देखना पड़ रहा था कि ज़्यादा दिन, ज़्यादा बूढ़ा तो नहीं है पेड़, मतलब उसको यंग एज का थोड़ा लेना है, 1 साल से पुराना मत हो, ये तो ऑलरेडी यंग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। हम लोग पहले क्या देख रहे थे, ज़्यादा दिन का मत हो, 2-3 साल पुराना मत हो, 1 साल पुराना होगा तो चल जाएगा, ऐसा पौधा सेलेक्ट कर रहे थे रूट स्टॉक के लिए भी और सियॉन के लिए भी, ठीक है। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग क्या होगा, इन सिटू मेथड भी बोलते हैं। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग को इन सिटू मेथड क्यों बोलेंगे, क्योंकि इन सिटू मतलब क्या समझते हो, इन सिटू और एक सिटू सुने हो पहले, क्या होता है इन सिटू और एक सिटू? हाँ, वैसे ही टाइप का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि फील्ड में ही, जब हम लोग वो ग्रीन मैन्यूरिंग में पढ़े होंगे, है ना, फील्ड में उसी में ही वो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इन सिटू, है ना। और जब फील्ड में अलग उगाएंगे फिर उसको ले जाके कहीं और खाद बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स सिटू। इन से याद रखना, फील्ड के अंदर, एक्स मतलब कि फील्ड के बाहर, ठीक। तो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग को क्या बोलेंगे, इन सिटू, क्योंकि फील्ड में ही करते हैं हम लोग जो ग्राफ्टिंग, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, इसी को इन सिटू मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इन सिटू ग्राफ्टिंग या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, दिस इज वेरी सक्सेस, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल टेक्निक है, ठीक है। हाँ मैं बता रही हूँ, एक सेकेंड दिया है इसमें भी सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। लीनियर ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग नहीं दिया है क्या इसमें, नार्चिंग अप्रोच दिया तो होना चाहिए इतना। दिया था ऐसे, मेरे को लग रहा है मैंने देखा था कहीं। देखो एक एक लाइन से एक बार चेक कर लो। एक तो नार्चिंग दिया है, ठीक है, फिर टंग दिया है, फिर क्लेफ्ट, सैडल दिया है, साइड, बार्क, विनियर, बट्रेसिंग, सिडलिंग, इपिकोटाइल दिया है ना। नहीं दिया है शायद इस पे सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। तो मैं हिंदी में वो बता देती हूँ, ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। जब नहीं दिया है इसमें, या दिया होगा तो एक बार और अच्छे से मैं चेक कर लूँगी, तुम लोग भी पढ़ के एक बार देख लेना। बीच में इतना, इसमें थ्योरी ज़्यादा दिया रहता है ना हिंदी में, तो कई बार समझ नहीं आता।
नहीं दिया है शायद इसमें, लेकिन सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग नहीं दिया है। ठीक है, तो सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग क्या है, एक बहुत ही सक्सेस, एक एक लाइन में लिख लेना, समझा रही हूँ ना, हिंदी में धीरे धीरे बोल रही हूँ, लिखते जाना। ठीक है, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग या इन सिटू मेथड क्या होगा, इन सिटू को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को पता है क्या? नहीं, अंदर नहीं बोलते, कुछ अच्छा सा टर्म है हिंदी में भी, ऐसे थोड़ी लिखेंगे, खेत के अंदर थोड़ी ना लिखेंगे ऐसे नहीं लिखते, कुछ और है इसका टर्म, मैं बताती हूँ कल। ठीक है, देख के चेक करना तुम लोग भी, वो ग्रीन मैन्यूरिंग वाले चैप्टर में लिखा होगा इन सिटू मतलब क्या होता है, वो हरी खाद बनाने वाला कोई चैप्टर होगा ना, ग्रीन मैन्यूरिंग वाला, उसमें दिया होगा इन सिटू मतलब क्या होता है। मैं एक बार चेक करके बताऊँगी, गूगल कर लेना, गूगल में मिल जाएगा इन सिटू मतलब। ठीक है, तो इन सिटू क्या होगा, बहुत ही सक्सेसफुल टेक्निक है। ठीक है, मतलब एक बोलना चाहिए क्या होना चाहिए, सफल मेथड है। ठीक है, सफल विधि है, लिख लेना हिंदी में। सक्सेसफुल मेथड को क्या बोलेंगे, सक्सेसफुल यानी सफल, और मेथड मतलब विधि, सफल विधि है और क्या। ठीक है, या उपयोगी तकनीक है लिख सकते हो। ठीक है, पर सफल लिखोगे वो ज़्यादा है, अच्छा है, तो ये एक सक्सेसफुल मेथड होगा। ठीक है, this is a very successful technique of in situ grafting. It is commonly practiced in mango. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वन वर्ड हो चाहे क्वेश्चन हो, मैंगो में क्या होगा, सबसे ज़्यादा कॉमनली जो प्रैक्टिस करने वाला मेथड है वो कौन सा है, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग या इन सिटू मेथड। ठीक है, सबसे सक्सेसफुल टेक्निक है, प्लस मैंगो में सबसे ज़्यादा कॉमनली इसको क्या किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब ज़्यादातर इसको आम में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन दिस मेथड द सीड ऑफ मैंगो आर सोन एट डिजायर्ड डिस्टेंस इन द फील्ड ड्यूरिंग रेनी सीजन। मतलब जो इन सिटू मेथड किसमें, मतलब कि खेत के अंदर, तो खेत में डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, आम के सीड को, पहले क्या लगा रहे थे एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग में, नर्सरी ले रहे थे, नर्सरी में सोइंग कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट खेत में ही क्या करेंगे, सीड लगा देंगे। तो इसको हिंदी वाले लिखना चाहो तो लिखना, इस मेथड में जो है फील्ड में सीधे ही बीज का क्या किया जाता है, बुआई किया जाता है वर्षा ऋतु के समय, वर्षा ऋतु के समय खेत में बीज की बुआई की जाती है। ठीक है, इन दिस मेथड द सीड ऑफ मैंगो आर शोन ए डिजायर्ड, और ऐसे लिख लेना डिजायर्ड डिस्टेंस मतलब कि एक प्रॉपर दूरी में। ठीक है, उचित दूरी में, उसको जमा लेना, थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल डाली होंगी तो, वर्षा ऋतु के समय उचित दूरी में आम के बीज की क्या की जाती है, बुआई की जाती है। ठीक है, फिर क्या है, टू इंश्योर जर्मिनेशन 2 to 3 सीड्स आर सोन इन ईच पिट। ये तो कॉमन सेंस है कि अगर एक बीज की जगह हम लोग क्या डालते हैं, एक गड्ढा जो खोदेंगे, फील्ड में गड्ढा ही तो बनाएंगे ना अगर सीड लगाना है तो, एक खेत है, उसमें जब हम लोग को बुआई करना है तो क्या बनाते हैं, पीट, ऐसे ही गड्ढे बनाते हैं ना आम का प्लांट लगाने के लिए, इसमें एक बीज की जगह 2-3 बीज डालेंगे, एक तो फेल होगा जर्मिनेशन तो क्या होगा, दूसरा जर्मिनेट हो जाएगा, अगर एक बीज नहीं उग पाया तो दूसरा बीज जग जाएगा, यह सोच के हम लोग क्या डालते हैं, 2-3 बीज डाल देते हैं उसमें, या 2-3 सीड को क्या कर देते हैं, सोइंग करते हैं किसमें, पीट में। ठीक, यही बोल रहा है, व्हेन द प्लांट बिकम्स 1 year old एंड अटेन पेंसिल थिकनेस, मतलब ये बीज डाल दिए, जर्मिनेट हो गया, 1 साल पुराना हो गया ये प्लांट। ठीक है, 1 साल पुराना होके ये क्या हो गया, जब उसके प्लांट पेंसिल थिकनेस अचीव कर लेते हैं। ठीक है, इसकी जो मोटाई है या तना जो बाहर निकल रहा है वो पेंसिल थिकनेस मोटाई की हो जाती है। ठीक है, तब उसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग। तो इसको लिखना हिंदी वाले, जब पौधा 1 साल पुराना हो जाए और पेंसिल की मोटाई का हो जाता है तब वह ग्राफ्टिंग के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। ठीक है, या उसको ग्राफ्टिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। फिर द ग्राफ्टिंग इज डन एट परमानेंट साइट ऑफ प्लांटिंग इन द फील्ड इटसेल्फ। वो बोलना चाह रहे हैं कि मतलब ग्राफ्टिंग कहाँ करेंगे हम लोग, परमानेंट साइट, मतलब ये फील्ड हमारा क्या है, एक परमानेंट साइट है, यहीं पे ही हम लोग को क्या करना है, ग्राफ्टिंग करना है। इसको लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग इज डन ड्यूरिंग, फिर से वही रिपीट कर रहा है कि वर्षा ऋतु में ही ग्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, व्हेन न्यू ग्रोथ अपीयर्स, व्हेन न्यू ग्रोथ लीव्स स्टार्ट टर्निंग येलो फ्रॉम कॉपरी कलर, ग्राफ्टिंग। हाँ लिखना, जब पत्तियाँ, जब नई ग्रोथ जो है, ठीक है, नई वृद्धि जो है लीव्स की स्टार्ट होती है, नई वृद्धि जो है पत्तियों की स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है जब पत्तियों की नई वृद्धि, ठीक है, तब उसका कलर क्या होगा, येलो से कॉपरी कलर। ठीक है, मतलब पीला कलर से थोड़ा कॉपरी कलर जब हो रहता है पत्तियों का कलर,
तब ग्राफ्टिंग करेंगे उसमें, ठीक है। When new growth leaves start turning yellow from coppery color, grafting is performed। तो हम लोग क्या देख लिए, इसमें सीड लगा दिए, 1 साल पुराना पौधा लग गया, उसकी मोटाई कितनी होगी, पेंसिल थिकनेस के बराबर। अब हम लोग को क्या चाहिए, शियॉन चाहिए। कितना लेंथ का शियॉन लेंगे, 10 से 15 सेंटीमीटर लेंथ। अब उस जो सागुर डाली है या शियॉन है उसका लेंथ कितना लेंगे, 10 से 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कितने मंथ पुराना, 3 से 5 मंथ, ठीक है, 3 से 5 महीने पुराना, ठीक है। और क्या है, उसका भी पेंसिल थिकनेस होना चाहिए, ठीक है। और अब ये दोनों सेलेक्ट कर लिए, हमको क्या चाहिए, एक रूट स्टॉक चाहिए था, एक शियॉन चाहिए था, दोनों हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, रूट स्टॉक के कितने हाइट में हमको शियॉन लगाएंगे, कट करके शियॉन लगाने के लिए एक हाइट तो चाहिए ना। ये पौधा तो 1 साल पुराना हो गया तो थोड़ा लंबा तो हो ही गया होगा, तो कितने हाइट में लगाएंगे, 15 से 20 सेंटीमीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। मतलब कि ये पौधा लगा है, इसके ग्राउंड लेवल से जब हम लोग नापेंगे और 15 से 20 सेंटीमीटर जब आएगा, ये पौधा है अपना, ठीक है, यहाँ ग्राउंड लेवल से यहाँ तक जब नापेंगे तो ये 15 से 20 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, इसका हाइट होना चाहिए। यहीं पे ही हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब वर्टिकल स्लिट ऑफ 2.5 से 4 सेंटीमीटर लेंथ इज गिवन ऑन, वही वर्टिकल स्लिट मतलब वर्टिकल कट देंगे 2.5 से, लिख लो हिंदी वाले, एक वर्टिकल कट 2.5 से 4 सेंटीमीटर लंबाई का देंगे किसमें, रूट स्टॉक में, ठीक है, या 2.5 से 4 सेंटीमीटर लेंथ का जो कट है वो देंगे किसमें, मूल वृंत पर, ठीक है। फिर शियॉन में भी सिमिलर जो है उसी के मैचिंग का कट देंगे, स्लैंटिंग मैनर का ही, ठीक है। ऐसे ही कट जैसे कि हम लोग इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग में कट कर रहे थे ना, सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा क्या है उसका डिफरेंस है। इसमें 2.5 से 4 सेंटीमीटर लेंथ, इसमें भी 2.5 से 4 सेंटीमीटर लेंथ है, लेकिन बस क्या डिफरेंस आ रहा है, उसको हम लोग किस में कर रहे थे, नर्सरी में प्रैक्टिस कर रहे थे। प्लांट के एज में डिफरेंस था ना, वो नर्सरी में जो लगा रहे थे पौधे उसके एज में डिफरेंस था, और फील्ड में जो पौधे लगा रहे हैं उसके एज में डिफरेंस है। मेन डिफरेंस है, इसको नर्सरी में लगा रहे हैं, इसको कहाँ लगा रहे हैं, फील्ड में लगा रहे हैं। कट दोनों का सेम ही देंगे, उसको भी 20 से कट करेंगे और शियॉन ला के उसमें अटैच करेंगे, ठीक है। तो दोनों का डायग्राम, हाँ लेकिन इसमें क्या है, स्टोन अटैच नहीं रहेगा, ठीक है। नर्सरी वाला प्लांट है, इसमें क्या हमारा बीज अटैच था, क्योंकि ये क्या था, 1 साल पुराना पौधा हो ही नहीं पाया था, ये तो एकदम यंग एज में था जो नर्सरी में था वो, लेकिन जो फील्ड में है वो तो मैच्योर हो चुका है ना, तो इसलिए इसमें क्या है, स्टोन अटैच नहीं है, इसलिए इसको स्टोन ग्राफ्टिंग नहीं बोल के क्या बोल रहे हैं, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, ठीक है। उसमें वुड आ चुका है ना, लकड़ी बन चुकी है उसकी, तो इसका भी वैसे ही टाइप का डायग्राम बनेगा। समझ में आ गया इतना, कितने दिन लगेगा, और स्प्राउट स्टार्ट होने में 3 से 4 हफ्ते। इस कुछ मेन पॉइंट को हम लोग को याद रखना पड़ेगा, फिर इसको जाके एग्जाम में लिख सकते हो। कैसे कैसे याद रखोगे, मैंगो में लगाते हैं, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग को और क्या बोलते हैं, इन सीटू ग्राफ्टिंग बोलते हैं। मतलब समझ में आ गया कि फील्ड में लगाएंगे। फील्ड में कैसे लगाएंगे, गड्ढा बनाएंगे, गड्ढे में सीड डाल देंगे, 1 साल पुराना क्या हो गया, हमारा पौधा हो गया। अब उसमें हम लोग को कट करना है तो शियॉन भी चाहिए, तो शियॉन कैसा सेलेक्ट करेंगे, तो वो भी पेंसिल थिकनेस का होना चाहिए, इतनी उसकी लंबाई होनी चाहिए। नहीं याद आया तो भी एक एग्जैक्ट आइडिया होता है, 10 से 15 सेंटीमीटर लेंथ हम लोग लेते हैं जनरली, ठीक है। कभी होता है ना कि लेंथ याद नहीं आया कितना लिखना है, तो तुक्का भी मारना है तो 10 से 15 सेंटीमीटर लेंथ का ही तुक्का मारना है, ठीक है, उससे ज़्यादा जनरली नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इतना लिए, उन दोनों को अटैच किए, बांध दिए, एक नया पौधा कितने 3 से 4 हफ्तों में क्या होने लग जाएगा, वो थोड़ा सा जर्मिनेट हो जाएगा या स्प्राउटिंग देने लगेगा। इतना बेसिक मैंगो का इसका एग्जाम्पल हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। कॉमनली किस में प्रैक्टिस होता है, मैंगो में, ठीक है। इतना हो जाएगा क्लियर, लिख लोगे अब इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग या स्टोन ग्राफ्टिंग, सॉरी सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। क्वेश्चन पेपर में मंगी हूँ किसी से, लेकिन वो अभी दे नहीं रहा है मेरे को पेपर, देगा तो मैं तुम लोग को दिखा दूँगी, ठीक है, क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं। फिर दिया है इनार्चिंग या अप्रोच ग्राफ्टिंग। हिंदी में भी दिया होगा इनार्चिंग
ये भी नहीं दिया है क्या हिंदी में? दिया है, सबसे सामने दिया है इनार्चिंग या। इसमें क्या करते हैं, जो अपना वो है ना रूट स्टॉक है, ठीक है। हम लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे थे? इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग में कहाँ कर रहे थे? नर्सरी में प्रिपेयर कर रहे थे रूट स्टॉक। सॉफ्ट रूट में कहाँ किए? फील्ड में किए। अब इस वाले केस में क्या होगा? इनार्चिंग या अप्रोच, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चापी उपरोपण या भेद कलम, ठीक है। इसका अगर ट्राई करना इंग्लिश नाम याद हो जाए तो इंग्लिश नाम ही याद करना, ठीक है। हिंदी वाले भी इंग्लिश नाम ही याद करोगे, ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे? रूट स्टॉक को पहले हम लोग किस में तैयार करेंगे? या मूल वृंत को गमले में, या वो पॉलीथीन का थैली देखे होगे जिसमें मिट्टी भर के पौधा लगाते हैं, ब्लैक पॉलीथीन है ना, उसमें लगा सकते हैं। या तो गमले में एक प्लांट को लगा दिए, फिर उसको ले जाके कहाँ पे ले जाते हैं? जहाँ पे सियॉन जिसका लेना है हमको, किसी पेड़ में पहले से ब्रांच अच्छे से डेवलप हो गया, उस सियॉन लेना है ना, उसके शाखा से हमको वहाँ पे ले गया, इस गमले को ले जा देते हैं, वहाँ पे रख देंगे। ये गमले में प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्या है? रूट, वो सियॉन है द सेलेक्ट वाला, यहाँ पे उसकी ब्रांच लटक रही है पेड़ की, ठीक है। ये हमारा रूट स्टॉक है, उसको यहाँ पे ले जाके वहीं पे ही हम लोग क्या करते हैं? उसका ग्राफ्टिंग करते हैं। ये मेथड क्या कहलाएगा? इनार्चिंग या अप्रोच ग्राफ्टिंग, ठीक है। दिख रहा है, डायग्राम में भी दिख रहा है। छिलेंगे ना, कैसे नहीं छिलेंगे, काटेंगे छिलेंगे नहीं तो पौधा कैसे बनेगा। लिखा है देखो, इस विधि में मूलवृंत को गमले में या पॉलीथीन की थैलियों में तैयार किया जाता है। मतलब कि इस मेथड में क्या करेंगे? पॉलीथीन की जो ब्लैक पॉलीथीन तुम लोग देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हो ना, ब्लैक पॉलीथीन प्लांट लगाते हैं, वो नहीं तो पॉट में क्या किए? रूट स्टॉक प्रिपेयर किए, ठीक है। मेरे को भी समझा दो, यहाँ आके समझाओ ना, क्लास के बाद डिस्कस करना, ठीक है। इस विधि में मूलवृंत को गमले में या पॉलीथीन की थैलियों में तैयार किया जाता है। जब यह 1 वर्ष का हो जाता है तब उपरोक्त, मैं हिंदी में ही समझा रही हूँ इसीलिए इसको नहीं समझ में आया, इसलिए हिंदी ही पढ़ रही थी, ठीक है। क्या बोलो? लो तो समझाओ फिर मेरे को। अरे तो अच्छी बात है ना, समझ आ गया तो मैं वही तो बोल रही हूँ कि वो एक बार बोलेगा तो उसको याद हो जाएगा, इसलिए तो बोल रहे एक बार और बता दो क्या बोल रहे थे। वो ये पूछा था जैसे कि हम लोग ऐसे चिपकाएंगे तो इन केस जो प्लांट पूरा उगेगा इसका वेट बढ़ के अलग तो हो सकता नहीं है। क्यों? उसको तो अलग करना ही है ना हमको काट के। नहीं, जैसे कि आप बीच में यहाँ तो फिर वो सक्सेसफुल ही नहीं हुआ हमारा ग्राफ्टिंग। हाँ, यही तो है ना कि सक्सेसफुल ही नहीं होगा फिर ग्राफ्टिंग, अगर वो पहले ही अलग हो गया मतलब सक्सेसफुल ही नहीं होगा। थोड़े दिन में उसको काटना ही है हमको, 3-4 हफ्ते में जब उसमें स्प्राउट दिखने लग जाएगा ना, जैसे थोड़े पत्ती या जर्मिनेशन कुछ दिखा तो हमको उसको काट के अलग करना ही है, तभी तो नया प्लांट बनेगा ना। तो यही है, 1 साल का जब हो जाएगा रूट स्टॉक, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है। जो सियॉन रहता है उसको हम लोग मदर प्लांट से अटैच रखते हैं, उसको अलग नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें जो सियॉन लेंगे उसको मदर प्लांट से ही अटैच रखते हैं, उसको अलग नहीं करेंगे। फिर है कितना, 3 से 4 सेंटीमीटर क्या लगाएंगे? लंबा चीरा लगाएंगे, लिखा है, मतलब वही स्लैंटिंग कट या इंसिशन देंगे 3 से 4 मीटर लंबा, ठीक है। किसमें? रूट स्टॉक में भी सेम और सियॉन में भी सेम, जिससे कि इसमें लेकिन ऐसे एकदम ऐसे टाइप का देंगे तिरछा, मतलब साइड में ही देंगे ऐसे, ठीक है, साइड वाला ऐसे देंगे। एक चीज़ मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कुछ छोड़ रही हूँ क्या है, 1 सेकेंड ना, इसमें नहीं है शायद, टॉप वर्किंग में, इसमें नहीं है, टॉप वर्किंग में। फिर है कटाव क्या होना चाहिए? ढलानदार होना चाहिए, मतलब वही स्लैंटिंग कट होना चाहिए। हिंदी में ढलावदार लिखा है, इंग्लिश वाले स्लैंटिंग कट, मतलब थोड़ा ऐसा ढलान टाइप का, ठीक है। सेम सिमिलर ला के ऐसे बांधना है अपन को, ठीक है। फिर है वही बांध दो उसको, ठीक है, ऐसे बांधेंगे कि जो सियॉन वाला, हाँ, जो ब्रांच लिए हैं उसको ऐसे बांधेंगे कि एकदम खींच रहे हैं, ऐसे नहीं कि टूट के बेचारा अलग हो जाए, देख ताक के रखना है उसको कि टूटे मत, ठीक है। और थोड़ा जो नीचे नीचे गिरा, नीचे वाला ब्रांच जो लटकते रहते हैं ना, थोड़ा नीचे लोअर वाले ब्रांचेस रहते हैं उस पर करेंगे, एकदम ऊपर वाली ब्रांच में नहीं करना है, ठीक। इतना ही है बस। ये इनार्चिंग भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसको अटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इनार्चिंग को और क्या बोलते हैं? एक नाम अटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। क्यों बोलते हैं इसको अटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग?
क्योंकि ये मदर प्लांट से अटैच रहता है इसका श्योन, और रूट स्टॉक को वहाँ पे ले जाके हम लोग कर रहे हैं। और बाकी सब जो कब पढ़ रहे थे वो क्या था, डिटैच्ड मेथड था, ठीक है, क्योंकि उसमें अलग से श्योन लेके आ रहे हैं, है ना, तो वो क्या था, डिटैच्ड मेथड था। ये सब क्या है, अटैच्ड मेथड है। फिर है डबल टॉप वर्किंग, सॉरी डबल वर्किंग है ना, इन लोग में दिया है कि नहीं दिया है, कहाँ पे दिया है, एम्ब्रियो ग्राफ्टिंग देन डबल ग्राफ्टिंग, हाँ दिया। इस विधि में एक ही पौधे में एक निश्चित समय के अंतर से दो, इसमें क्या करते हैं, दो मतलब इसमें ना कभी कभी होता है ना कि यूनियन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मान लो हम लोग रूट स्टॉक भी लगा रहे हैं, सियॉन भी लगा रहे हैं, तो भी ऐसे लग रहा है कि अरे बेचारा अच्छे से अटैच नहीं हो पा रहा है, तब हम लोग क्या लेते हैं बीच में इंटर स्टॉक, ठीक है। जब ज़्यादा आगे पढ़ोगे तब एक जैसे कि कुछ कुछ क्रॉप है ना उसमें इंटर स्टॉक लेते हैं, ठीक है, जैसे कि एक बार्टलेट है, एक क्रॉप है उसमें बार्टलेट ना मतलब इंटर स्टॉक यूज़ करते हैं। अभी इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, क्या होता है जैसे कि ये दोनों को हमको जोड़ना है, ठीक है, बेचारा अच्छे से जुड़ नहीं पा रहा है, ठीक है, रूट स्टॉक और श्योन प्रॉपर अटैच नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग बीच में क्या ले लेते हैं, एक और स्टॉक लेते हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं, इंटर स्टॉक। इसी को क्या बोलते हैं, जैसे नोड होता है, नोड के बीच वाले को क्या बोलते हैं, इंटर नोड, वैसे इसको क्या बोलेंगे, इंटर स्टॉक, ठीक है। इस विधि में एक ही पौधे में एक निश्चित समय के अंतर से दो उत्तरोत्तर मतलब कि सक्सेसिव कलिकायन या उपरोपण करते हैं। इतना लिखना पहले, ठीक है। इसमें क्या दिया है इंग्लिश में, इन सम इंस्टेंसेस श्योन कल्टीवार फेल्स टू ग्रो, हाँ इसमें बहुत सही दे रहे हैं। तो इन कुछ केस में क्या होता है, श्योन कल्टीवार जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं ग्रो करने में, जब हम लोग उसको ग्राफ्ट करते हैं डायरेक्टली ओवर द रूट स्टॉक। मतलब अगर रूट स्टॉक में श्योन को हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सीधे ही तुरंत जैसे कि ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो श्योन क्या है, सक्सेसफुल ग्राफ्ट नहीं हो पाता, ठीक है, ग्रो नहीं हो पाता, तब हम लोग बीच में उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इंटर स्टॉक, ठीक है। इसलिए डबल वर्किंग में क्या चीज़ होगा, तीन चीज़ यूज होगा, एक रूट स्टॉक मतलब कि मूल वृंत, सेकेंड श्योन मतलब कि साकुर डाल, थर्ड वाला क्या हो जाएगा, इंटर स्टॉक। तीन चीज़ किसके अंदर यूज होगा, डबल वर्किंग। तो डबल वर्किंग कभी भी आए तीन चीज़ याद रखना, रूट स्टॉक, श्योन, इंटर स्टॉक, उसका आंसर अपने आप लिख लोगे, बस इतना ही लिख दोगे तो भी सब चल जाएगा। कि क्या होता है, कभी कभी श्योन सक्सेसफुल नहीं हो पाता, ग्रो नहीं कर पाता, हमारा जो ग्राफ्टिंग है वो फेल हो जाता है या सक्सेस नहीं हो पाता, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंटर स्टॉक। इसमें तीन चीज़ें यूज़ की जाती हैं, रूट स्टॉक, श्योन और इंटर स्टॉक। हिंदी में भी यही दिया है सेम, ठीक है, तीन चीज़। इसका डायग्राम कहाँ पे है, 3 पॉइंट 3.50 दिया ही नहीं है इसका अच्छा ये दिया है, ये इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का डायग्राम को दे दिया है इसमें तो, हाँ ये तो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का डायग्राम दिया है। ऐसे थोड़ी ना लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ये इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का डायग्राम मैं इसको एक बार चेक करके बताऊंगी, मेरे को ये डायग्राम थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है। इंग्लिश में क्योंकि नहीं दिया, मैं पहली बार खुद देख रही हूँ हिंदी की बुक में ये डायग्राम, इंग्लिश में नहीं दिया है डायग्राम। इसका डायग्राम मैं कल एक बार चेक करके बताऊंगी। मान लो ये रूट स्टॉक है, ठीक है, जैसे ऐसे ही तो जोड़ते हैं अपन, है ना, नॉर्मल श्योन और वो लाके, तो कभी कभी क्या होता है कि नहीं जुड़ पाया, तो बीच में हम लोग क्या लगा देते हैं, यहाँ पे एक इंटर स्टॉक, ठीक है, या फिर साइड में हो सकता है लगा देंगे, वो तो डिपेंड करता है कि अपन को कैसे करना है, ठीक है। जैसे मान लो ये दोनों ऐसे लगाए, हो सकता है यहाँ पे कुछ प्रॉपर नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो अपने प्लांट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। फिर उसको अपन टाइट पॉलीथीन से रैप कर देंगे, तो ये तीनों साथ में अटैच हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा अच्छे से, इंटर स्टॉक। रूट स्टॉक और श्योन को और अच्छे से जोड़ने के लिए कौन काम करेगा, इंटर स्टॉक, ठीक है। इसका डायग्राम मेरे को नेट में अगर कल मिलता है तो मैं और अच्छे से दिखा दूंगी, ठीक है। इसमें तो समझ नहीं आ रहा है ये वाले डायग्राम से, कल मेरे को दिखेगा, मैं ग्रुप में सेंड मैं भेज चुकी हूँ, पता है ग्रुप में डायग्राम सर भेजे नहीं है तुम लोग को। कल वाला डायग्राम भेजी थी मैं ग्रुप में भेजने के लिए, पर वो भेजे ही नहीं है अभी तक।
टीचर लोग को सर ऐड नहीं किए हैं, वो खुद ही भेजते हैं उसमें ग्रुप में। क्यों हंस रहे हो इतना, ऐसे क्या बात होगी, मजाक हो रहे हैं? हाँ, मैं को ऐड नहीं किया है ना सर, मैं उन मतलब भेजती हूँ इन लोग को, तो वो मैम छुट्टी में चली गई हैं, सर चले गए हैं रायपुर, मोबाइल उनके पास है, जो मोबाइल यहाँ पे ग्रुप वाला तुम लोग का ऐड रहता है ना मोबाइल, वो सर लेके चले गए हैं, तो सेंड कैसे होगा? और मैं हूँ नहीं ऐड ग्रुप में, तो मैं तो भेज नहीं सकती। सर से ले लेना ना, एक सिलेबस ले लेना सर से जाके, और उसको फोटोकॉपी करा के डिस्ट्रीब्यूट कर लो सब। मेरे से ले लो सिलेबस, फोटोकॉपी करा के रख लेना सब। फोटो क्लिक करके रख लो ना, या तो प्रिंट निकलवा के रख लो। चलो ठीक है, बाद में देख लेना जिसको जैसे करना है, ठीक। फिर इसमें दिया ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ग्राफ्टिंग ऑफ इंटर स्टॉक इज मेड ऑन रूट स्टॉक, एंड ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ग्राफ्टिंग ऑफ शियॉन कल्टीवेशन मेड ऑन। पीयर एग्जाम्पल याद रखेंगे इसका, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल बताइए अभी डबल वर्किंग के लिए, ठीक है। फिर है ब्यूरी हार्डी इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीयर होते हैं, उसमें ब्यूरी हार्डी करके एक इंटर स्टॉक यूज़ करते हैं, ठीक है। पीयर जो क्रॉप है उसमें इंटर स्टॉक के रूप में ब्यूरी हार्डी यूज़ करेंगे। इतना डिटेल अगर याद हो तो दिमाग खपाना इसमें, वरना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डबल वर्किंग में ज़्यादा दिमाग लगाने, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे का वो हो जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं रूट स्टॉक के अलग अलग नाम। जब हॉर्टिकल्चर में डीप में पढ़ोगे तो रूट स्टॉक के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मैंगो है, उसके रूट स्टॉक के अलग अलग नाम रहेंगे, उसका इंटर स्टॉक का अलग अलग नाम रहता है। वो सब जैसे वैरायटी पढ़ते हैं ना, नाम याद करते हैं, वैसे ही रूट स्टॉक के अलग अलग नाम होते हैं। बार्टलेट होता है, किसी का V9 होगा, किसी का कुछ और होगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग नाम रहते हैं, ठीक है। तो इतना अपन को ज़्यादा याद नहीं करना। जैसे कि बहुत सारे नाम दिया है ना, एक बस याद रख लो, ये वाला याद रख लो, ओल्ड होम इंटर स्टॉक बडेड ऑन द क्वींस रूट स्टॉक, बार्टलेट वैरायटी ऑफ पीयर में, ठीक है। मैं लिखवा रही हूँ यहाँ पे, उसको बस एग्जाम्पल में लिखना। जब डबल वर्किंग आए तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। मैं लिखवा रही हूँ, एक बार्टलेट वैरायटी होती है पीयर में, ठीक है, बार्टलेट। ठीक है, बार्टलेट पीयर में क्या यूज करेंगे, ओल्ड होम इंटर स्टॉक। इंटर स्टॉक का नाम क्या है, ओल्ड होम। बार्टलेट पीयर को रेस करने के लिए या ग्रो करने के लिए प्रॉपर इंटर स्टॉक कौन सा लेंगे, ओल्ड होम, ठीक है। किसमें इसको बडिंग करेंगे, कौन से रूट स्टॉक में, तो क्वींस रूट स्टॉक में। रूट स्टॉक का नाम क्या है, क्वींस। इतना बस इसको याद कर लेना, रट लेना, अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। बार्टलेट वैरायटी जो पीयर है, ठीक है, उसमें ओल्ड होम इंटर स्टॉक है, उसको बड करेंगे किसमें, रूट स्टॉक क्वींस में। इन तीनों को पहले याद रखो, फिर जम जाएगा अपने आप इसका एक लाइन का डिफरेंस। बार्टलेट क्या है, वैरायटी है पीयर की, ठीक है। उसमें हम लोग ओल्ड होम नाम का एक इंटर स्टॉक है, उसको लिए हैं क्या चीज़ के लिए, रूट स्टॉक में लगाने के लिए। इतना याद रख सकते हो। रूट स्टॉक का नाम क्या है, क्वींस, ठीक। ये तीनों को याद रख लो। हिंदी वाले इसको इंग्लिश में ना लिख के बार्टलेट भी लिख सकते हो, हिंदी में ही लिख सकते हो, और ओल्ड होम लिख देना हिंदी में। हिंदी में मतलब लिख सकते हैं ऐसे, ओल्ड होम ऐसा करके। अगर डबल वर्किंग पूछता है तो इसका थोड़ा बहुत डेफिनेशन लिख के ये एग्जाम्पल लिख देना, ठीक। पता है इसको डबल वर्किंग क्यों बोल रहे हैं, पहले क्या करते हैं, इसमें पहले इंटर स्टॉक को अटैच करेंगे, ठीक है। जैसे ओल्ड होम है, पहले इंटर स्टॉक ना, ओल्ड होम का है, इंटर स्टॉक है, उसको अटैच कर दिए। फिर जब इंटर स्टॉक थोड़ा अटैच हो जाएगा ना रूट स्टॉक के साथ, फिर डायरेक्ट जो इंटर स्टॉक है उसके ऊपर में लाके शियॉन को अटैच करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डबल, मतलब डबल काम कर रहे हैं ना। पहले तो इंटर स्टॉक को लगा रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, शियॉन को लगाते हैं। इसका थोड़ा सा जाके आप लोग वीडियोस या किसी चीज़ में देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे उतना एक्सप्लेन करने में नहीं समझ में आ रहा होगा, वीडियो में देखना किसी में डबल वर्किंग पीयर के ऊपर देखना, ठीक है, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा ज़्यादा।
ये इसीलिए हिंदी में भी लिखा है एक निश्चित समय के अंतर से दो सक्सेसिव बडिंग या उपरोपण करते हैं, ठीक है। फिर क्या बच गया इसमें एक, हाँ अब आया हमारा टॉप वर्किंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखने के लिए भी आता है, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल कभी वन वर्ड में भी पूछ देंगे सर वर लोग, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। वैसे भी आजकल लेवल हाई हो गया, कुछ भी पूछ देते। तुम लोग का तो एक साल अब घर में ही चलेगा पढ़ाई, फिर से कोरोना आ गया, ऐसे ही पास हो जाओगे, ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। यही बैठ जाना सब और एग्ज़ाम दे लेना एक साथ, जिसको जो आंसर याद है। यही बैठ जाना और एग्ज़ाम दे लेना, जिसको जो आंसर याद है। उसके मामा है, वो बता देगा जाके। चलो पेपर रहेगा उस दिन बता देना, मैं भी आ जाऊंगी, बता दूंगी तुम लोग का आंसर। अगर क्लास चलती रही तब। इस सर उसका पैसा नहीं लेंगे तुम लोग से, टेंशन मत लो, आके पेपर दे लेना। क्या बोल रहे, कॉलेज वाले पेपर होगा कि क्या होगा? तो देंगे ही ना, पेपर तो होगा ही, तभी तो बोल। कौन से कॉलेज में गए हो तुम? नहीं होगा, पढ़ाई खुद से पढ़ो। और कोई नारायणपुर वाला? तुम लोग अंबिकापुर? अच्छा, वो जानकी चप्पा तो अच्छा कॉलेज है। तुम कोरिया? वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रहा होगा। अंबिकापुर, यहाँ तो हो रहा होगा। मैं नहीं पढ़ पाता, ये बात अलग है। ऐसा हमारा कौन सा कॉलेज है? कवर्धा। ठीक है, वो कॉलेज भी तो अच्छा है, पढ़ाई तो हो रहा होगा वहाँ। तुम्हारा कौन सा कॉलेज है? मुंगेली। मुंगेली में भी एग्रीकल्चर कॉलेज है? वही तो, मुंगेली में कोई आया, पता ही नहीं था मुंगेली भी कॉलेज है। और कोई लोरमी में भी खुल गया कि कॉलेज? तुम्हारा कौन सा कॉलेज है? जांजगीर। तुम दोनों बैचमेट हो गए, जांजगीर जांजगीर। और तुम्हारा? कांकेर। कांकेर भी ठीक ही है, कांकेर नारायणपुर सब इधर एक साइड। कांकेर कोरिया तो अलग है ना, जसपुर साइड, जसपुर वसपुर साइड है ना वो तो। नारायणपुर, कांकेर, कवर्धा और जांजगीर वांजगीर तो ठीक है। डिग्री लेने से मतलब, कॉलेज से क्या ही करना, कहीं पढ़ाई नहीं होता, डिग्री लेने से मतलब है ना। हाँ, नहीं समझ में आया। सिलेबस कंप्लीट होने तो बोलो ना, ग्रुप बनाओ और बोलो कि हम लोग को पढ़ाई का मतलब असाइनमेंट बताओ या क्या करना है वो बताओ। ऐसे ही पढ़ाई होता है कॉलेज में, क्या ही पढ़ाएंगे। नोट्स लेके आएंगे, जो हम लोग एक एक दिन में पढ़ रहे हैं ना, इतना तुम लोग को कोई प्रोपोगेशन नहीं पढ़ाएगा वहाँ बैठ के कि प्रोपोगेशन क्या होता है। आएंगे, बुक उठा के आते हैं, ऐसे 2 बुक लेके आएंगे क्लास में, ये है, ख़त्म, पढ़ लेना। पूछ के देखना ना डाउट। हाँ, बताते हो। अब वो डिपेंड करता है कि सर कैसे हैं, किसको कौन पढ़ाता है। हॉर्टिकल्चर पढ़ाई हो रहा है, तुम फिर यहाँ फालतू और वही पढ़ना ना। अब मिड टर्म हो जाएगा तुम्हारा, देखना जल्दी। सबका तो डेट एक ही आएगा, आईजी के भी तो डिसाइड करते हैं ना डेट, वो तो मिड टर्म भी तो वही डिसाइड करेगा ना डेट, अलग अलग थोड़ी ना रहेगा सबका साथ में। अपने मन से लेते हैं, पता नहीं, हमारे टाइम पे तो हुआ नहीं था तो पता नहीं है। एमएससी वालों का तो लेकिन ऐसे होता था कि एक डेट आता था, सबका सेम डेट में ही मिड टर्म होता था। अब बीएससी वालों को पता नहीं। ठीक है, चलो हो गया टाइम पास। अब टॉप वर्किंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, हो गया, मैं डिस्कशन करवा दी ना, मूड ठीक हो गया, पढ़ लो, है ना।
टॉप वर्किंग क्या होगा? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन अनडिजायरेबल प्लांट इनटू डिजायरेबल टाइप। यही कब से बोल रही थी कि जो अनडिजायरेबल टाइप प्लांट है इसको डिजायरेबल प्लांट में बदलने के लिए कौन सा मेथड करेंगे? टॉप वर्किंग, ठीक है, खराब प्लांट को अच्छा प्लांट बनाने के लिए, ठीक है। फिर यूजुअली सीडलिंग स्टैंड ऑफ फ्रूट प्लांट्स आर कंसिडर सुटेबल फॉर टॉप वर्किंग। टू बिगिन विद द प्रोसेस द प्लांट्स आर हेडेड बैक। पहला लाइन सेम टू सेम लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अनडिजायरेबल प्लांट से डिजायरेबल प्लांट में कन्वर्ट करने के लिए मेथड है, ठीक है। ठीक, ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट लगा लो, कुछ भी लगा लो, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, ठीक है। अनडिजायरेबल को हिंदी में भी तो दिया है ना ये वाला टॉप वर्किंग, इसमें कुछ हाँ आराम से लिख सकते हो। नंबर भी अच्छे मिलते हैं पॉइंट पॉइंट लिखने में, क्योंकि उनको चेक करने में इजी पड़ता है ना। 1 पॉइंट करके भी लिख सकते हो, पॉइंट सही होना चाहिए, मैटर नहीं करता कि लिखे कैसे, है ना। अनडिजायर मतलब इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द अनडिजायरेबल प्लांट टू द डिजायरेबल टाइप, ठीक है। टॉप वर्किंग इसे बहुत लंबा चौड़ा दिया है, हिंदी वालों में तो वृक्ष का चुनाव कैसे करना चाहिए, फिर उसके साकू मतलब श्योन का कैसे करना है, फिर प्लांट की तैयारी कैसे करनी है, टॉप ग्राफ्टिंग या बडिंग कैसे करना है, फिर इसका आफ्टर केयर कैसे है, बहुत सारे पॉइंट में दिया है। लेकिन इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले में जो टॉप वर्किंग दिया है, अगर टॉप वर्किंग 5 नंबर में पूछ दिया मान लो, ठीक है, या लंबा लिखना पड़ा, तो जैसे इंग्लिश में शॉर्ट दिया है, थोड़ा सा ही दिया है, ठीक है। हिंदी में जैसे दिया है वैसे मैं पॉइंट लिखवा रही हूँ, वैसे लिखना तुम लोग भी, ठीक है। पहले समझ लेते हैं इसको क्या है, इसमें क्या दिया है। हाँ, फिर वो बोल रहे हैं द प्रोसेस द प्लांट्स आर हेडेड बैक विद इन 1 मीटर हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल। एक प्लांट है ग्राउंड लेवल नीचे से लेके यहाँ तक 1 मीटर की हाइट में, हेडेड बैक मतलब कि पूरा कट करना ऊपर का, हेडेड बैक मतलब ऊपर का पूरा हटा देना, ठीक है, गंजा कर दिए प्लांट को। कौन से सीजन में करेंगे? स्प्रिंग सीजन मतलब बसंत ऋतु में, ठीक है। द नीश शूट अपीयर्स इन रिस्पॉन्स ऑफ हिडिंग बैक आर सेलेक्टेड एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बडिंग या ग्राफ्टिंग मेथड इज रिसोर्टेड ड्यूरिंग जून जुलाई, ठीक है। जब थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है ना कि इसमें थोड़ा सा शूट अपीयर्स हो रहा है, हम लोग क्या कि 1 मीटर हाइट में इसको काट दिए, फिर थोड़ा सा उसमें वैक्स लगा दिए मान लो, ठीक है, थोड़ा कट कर दिए, बेचारे को घाव लग गया है जो भी है ना, उसको दवाई लगा दिए, वैक्सीन कर दिए। फिर जैसे जब बरसात का टाइम आएगा जून जुलाई, हम लोग कब कट किए थे इसको? स्प्रिंग सीजन में, ठीक है, यानी बसंत ऋतु में कट कर दिए। अब थोड़ा जब बरसात का सीजन आएगा जून जुलाई, तो उसमें थोड़े थोड़े शूट ऐसे दिखेगा ना कि आ रहे हैं हल्का हल्का छोटा छोटा पत्ते, तब हम लोग को समझ में आएगा अब इसमें क्या करना है, ग्राफ्टिंग करने का टाइम आ गया। तब उसमें हम लोग 2 मेथड कर सकते हैं, या तो ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं या इसमें क्या कर सकते हैं, बडिंग भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, बडिंग भी कर सकते हैं, ठीक। वाइल सेलेक्टिंग शूट इट शुड बी टेकन इनटू, वाई फिर शूट सेलेक्ट करना है बडिंग या ग्राफ्टिंग के लिए, तो कैसा पेंसिल थिकनेस होना चाहिए, ठीक है, अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। फिर यंग प्लांट्स विद इन अ ट्रंक डायमीटर ऑफ 2.5 से 20 सेंटीमीटर कंसिडर आइडियल फॉर टॉप वर्किंग। अब आप लोग इसको टॉप वर्किंग में 4-5 लाइन ऐड करेंगे हिंदी वाले बुक से इंग्लिश वाले। ये बेसिक था, ऐसे ही पहले इतना लिखोगे, फिर एक 4-5 अगर ज़्यादा नंबर का पूछता है तब आप लोग को 4-5 पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। लिखना इंग्लिश वालों को अगर लिखना हो तो लिखना, या हिंदी की बुक से देख के लिख लेना जैसे भी। इस कार्य मतलब टॉप वर्किंग के अंदर, ठीक है, मेन क्या क्या पॉइंट हम लोग को क्या क्या करना है, ठीक है। इस कार्य प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं की जाती हैं, मतलब आप लिखेंगे इसको इंग्लिश में, these following practices are डन, या जैसे भी आप लोग को समझ में आए एक बार लिख लेना, मैं बस एक आइडिया दे रही हूँ, ऐसे करके लिखना। दिस आर द फॉलोइंग टेक्निक्स लिख सकते हो, या दिस आर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस आर डन ड्यूरिंग टॉप वर्किंग, ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स नोट करना, पहला है इसमें सिलेक्शन ऑफ ट्री, सिलेक्शन ऑफ ओल्ड ट्री,
टॉप वर्किंग करना है तो कोई ना कोई तो पुराना पेड़ चूज करना ही पड़ेगा ना, सिलेक्शन ऑफ ओल्ड ट्री। अब ओल्ड ट्री सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें ग्राफ्टिंग करना है, तो सेकेंड पॉइंट शियॉन भी तो चाहिए। तो सेकेंड में क्या करेंगे, एक विग्रस ग्रोइंग जो प्लांट है अपना या हेल्दी प्लांट से क्या सेलेक्ट करेंगे, शियॉन। इसको ऐसे लिखना है, शियॉन सेलेक्टेड फ्रॉम विग्रसली ग्रोइंग ट्री। ये थोड़ा उल्टा लिखा गया, इसमें लिखना शियॉन सेलेक्टेड फ्रॉम विग्रसली ग्रोइंग ट्री। शियॉन सेलेक्टेड फ्रॉम करके फिर ये वाला लिखना, ठीक है, ग्रोइंग ट्री या फिर हेल्दी ट्री लिख सकते हो ना। 2 पॉइंट हो गया, सिलेक्शन ऑफ ओल्ड ट्री, शियॉन सेलेक्टेड फ्रॉम विग्रसली या हेल्दी ग्रोइंग ट्री, ठीक है। फिर क्या करेंगे, तैयारी मतलब कि प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना, इन दोनों को अब जोड़ना है साथ में, तो पहले उसको काटने वाटने की तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। तो क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ ट्री, प्रिपरेशन ऑफ ट्रीज, सिलेक्शन, शियॉन का सिलेक्शन, फिर ट्री का प्रिपरेशन, किस लिए, ग्राफ्टिंग या बडिंग करने के लिए, ठीक है। अब ट्री की तैयारी भी हो गई, दोनों सेलेक्ट भी हो गया, तो क्या करेंगे हम, ग्राफ्टिंग या बडिंग, टॉप ग्राफ्टिंग या टॉप बडिंग, ऊपर, हाँ नहीं 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, गाइड के ऊपर डिपेंड करता है। बैक लगेगा तो 5 साल, ऐसा नहीं होता है, 3 साल में हो जाता है मैक्सिमम, मतलब 3 साल उसका ड्यूरेशन है पीएचडी का, पर सब लोग का होते होते आराम से 3.5 साल हो जाता है। और किसी का रिसर्च, किसी गाइड बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो फिर तो समझ लो 4 साल। गाइड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कैसा है, वैसे मैक्सिमम 3.5 साल में हो जाता है। इसके बाद क्या है, टॉप ग्राफ्टिंग या बडिंग, फिर लास्ट है आफ्टर केयर, 5th पॉइंट है आफ्टर केयर। ये 5 पॉइंट इतना है। अब इसके अंदर अगर नहीं भी लिख आ रहा है कुछ तो लिख सकते हो आराम से टॉप वर्किंग में। क्या लिखोगे, हाँ ये लिखना पड़ेगा। 5 नंबर का आएगा तो पहले टॉप वर्किंग क्या है, अनडिजायरेबल ट्री से डिजायरेबल ट्री बनाने का मेथड है। फिर ये फॉलोइंग प्रैक्टिसेस है जो करते हैं हम लोग टॉप वर्किंग में, तो ये 5 पॉइंट लिखोगे, ठीक है। फिर इसके अंदर एक एक पॉइंट के अंदर आप लोग लिख सकते हो सिलेक्शन ऑफ ओल्ड ट्री, जो ट्री खराब हो गई है, जो ट्री काम की नहीं है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर शियॉन लेना है सेकेंड वाले में, तो शियॉन अच्छे हेल्दी प्लांट से लेंगे। अपने वर्ड्स में लिखो, ज़्यादा एकदम याद तो कर नहीं सकते हर चीज़, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या है, ट्रीज का सिलेक्शन कैसा, जिसमें इसमें क्या लिखोगे, सिलेक्शन ऑफ ओल्ड ट्रीज में क्या लिखोगे, जिसमें फ्रूटिंग कम हो गया है, ठीक है, फल आना कम हो गए हैं, या उस प्लांट की फ्रूटिंग आने की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, वो क्या हो गई है, सीधी सी बात है वो अनप्रोडक्टिव हो गया है। क्या हो गया, इसमें फ्रूटिंग नहीं आ रही है, वो अनप्रोडक्टिव हो गया, एक वर्ड में, ठीक है। फिर लो क्वालिटी वाले फ्रूट हो गए हैं, ठीक है, उसके ब्रांचेस क्या हो गई है, खराब हो गई है, ठीक है, काम की नहीं रही, ठीक। फिर है सेकंड वाला है शियॉन का सिलेक्शन। शियॉन का सिलेक्शन कैसा, अच्छी वैरायटी का हो, ठीक है, उन्नत सिल्क मतलब कि गुड वैरायटीज़, ठीक है, अच्छी वैरायटीज़ का हो, ज़्यादा यील्ड देने वाला हो। हाइयर यील्डिंग वैरायटीज़ वाले क्या लेना है, प्लांट सेलेक्ट करने हैं, हाइयर यील्डिंग वाला, ठीक है। उन्नत सिल मतलब कि हाइयर यील्डिंग वाले प्लांट, ठीक है। अधिक फल दे रहे हो मतलब अब ऑब्वियस ही चीज़ है, वो हाइयर यील्डिंग प्लांट है या प्रोडक्टिव प्लांट है, मतलब उसमें फ्रूट भी ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। वो पूरी तरीके से हेल्दी, फिट एंड फाइन होना चाहिए, मतलब हेल्दी, प्रोडक्टिव, हाइयर यील्डिंग। 3 पॉइंट याद रख लो, हेल्दी होना चाहिए, ठीक है, और क्या प्रोडक्टिव होना चाहिए, और हाइयर यील्ड देने वाला होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया शियॉन, ऐसा सेलेक्ट करेंगे। शियॉन को सेलेक्ट करने के मतलब 10 से 15 दिन पहले ही हम शियॉन, हमको पता है कि हमको ये वाला शियॉन चाहिए, 10 to 15 डेज पहले ही हम लोग क्या करेंगे, लीव्स को रिमूव कर देंगे या डिहाइड्रेट कर देंगे या हटा देंगे, ठीक है। वृक्ष को उपरोपण के लिए तैयार करना मतलब कि ग्राफ्टिंग के लिए सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रीज, इसको हमको किसके लिए प्रिपेयर करना है, इसका हमको टॉप वर्किंग करना है। जो खराब पेड़ जो हम लोग चूज़ किए हैं ना, ये वाला ओल्ड ट्री सेलेक्ट किए हैं, उसको हम लोग को ग्राफ्टिंग के लिए तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 1.5 मीटर की हाइट में प्लांट को कट कर देंगे ऊपर से,
ठीक है। फिर कब करेंगे ये काम को, तो हमेशा याद रखना कभी भी कटिंग कब करेंगे, डॉर्मेंसी पीरियड में या सुसुप्तावस्था, ठीक है। जब प्लांट क्या हो, डॉर्मेंसी पीरियड में हो या फिर सुसुप्तावस्था में हो, तब हम लोग क्या करेंगे, प्लांट को ऊपर से 1 से 1.5 मीटर हाइट में कट कर देंगे, ठीक है। वृक्ष को तैयार करने की दूसरी विधि भी है, वही मैं बताई थी ना कि एक मेथड क्या होता है जिसमें हम पूरा कट करते हैं, ठीक है। दूसरे वाले में क्या करते हैं, ये प्लांट है, इसके बहुत सारे ब्रांचेस रहेंगे, ठीक है। तो हो सकता है 10 ब्रांच को काट दिए, 5 ब्रांच को क्या कर दिए, छोड़ दिए। एक मेथड क्या हो, एक में तो पूरा ही ब्रांच काट दे रहे हैं, दूसरे वाले में क्या करेंगे, 5 ठो को छोड़ देंगे, 10 को काट देंगे, ठीक है। उस 5 जो ब्रांच छोड़े उसी में क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग या बडिंग। तो 2 मेथड हो गए, वही चीज़ लिखा है इसमें। लगा सकते हैं, बट सक्सेसफुल होने के चांसेस कम है। एक ही टाइप का लगाएंगे तो ज़्यादा सही है। लगा सकते हैं पर सक्सेसफुल होने का कम चांस है। वृक्ष के मुख्य तनों को ना काटकर वृक्ष की, वही दिया है हिंदी में भी, ठीक है। एक तो दिया कि 1 से 1.5 सेंटीमीटर काटना है, फिर दूसरे में दिया है मेन स्टेम को ना काटकर वृक्ष की मोटी शाखाओं को काटा जाता है, ठीक है। मुख्य तने से निकली हुई 3 या 4 शाखाओं को ग्राफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, लिखा है यही चीज़ हिंदी में। डॉर्मेंसी पीरियड मतलब कि जब उस टाइम पे क्या होता है, प्लांट ना तो फूल नहीं खिलेगा, जैसे मान लो कली कभी कभी फूल उल का देखोगे खिला रहता है पर बहुत दिन से वो ओपन नहीं हुआ रहता, वो उसी फेज में रहता है, ग्रोथ उसका रुक गया है, ठीक है। तो उसमें हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कुछ कुछ हार्मोन का स्प्रे करते हैं, तब जाके आलू में सुने होंगे इसमें डॉर्मेंसी आ गई है, ये तो अब कुछ काम का नहीं रहा। कभी कभी उसमें से बर्ड घर में नहीं निकल जाता उसमें कली वली, तो वो क्या डॉर्मेंसी फेज में आ जाता है, तो खिल भी नहीं पाता बेचारा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या होता है, फूल की कली आ गई है, ठीक है, लेकिन ये फूल क्या है, खिल ही नहीं पा रहा है, ठीक है, वो उसी फेज में ही अटका हुआ है। तो उसको हम लोग को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, कभी कभी हार्मोन का स्प्रे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला कौन सा पीरियड है, डॉर्मेंसी पीरियड या सुसुप्तावस्था वाला पीरियड है। एक टॉपिक है अभी आप लोग का सीड डॉर्मेंसी है एक टॉपिक, और एक सीड जर्मिनेशन कल पढ़ेंगे वाला, तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सीड डॉर्मेंसी ब्रेकिंग के भी अलग अलग मेथड होते हैं, स्कैरिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन दिया होगा शायद, नहीं दिया होगा तो मैं दूसरे बुक से पढ़ाऊंगी, इसमें नहीं दिया है शायद, मैं पढ़ाऊंगी ना कल सीड डॉर्मेंसी, अच्छे से बताऊंगी सीड डॉर्मेंसी और सीड जर्मिनेशन। इसमें नहीं दिया होगा, ग्लॉस्टस में दिया है, ग्लॉस्टस हॉर्टिकल्चर में दिया है, इसमें नहीं दिया होगा तो ठीक है, इससे पढ़ाऊंगी। उसको मत खरीदना, उसका मैं फ़ोटो PDF बना के भेज दूँगी, उसका जो मैटर है उसका, ठीक। फिर है इसमें इसको 2 पॉइंट लिख लोगे। फिर ट्री के प्रिपरेशन में पहले वाले में मेन स्टेम को कट करेंगे, ठीक है। सेकेंड वाले में मेन स्टेम को नहीं कट करके जो ब्रांचेस रहेंगे अलग उसको कट करेंगे, 2 हो गया। जो सेकेंड वाला मेथड है ना जिसमें ब्रांचेस कट कर रहे हैं, 5 ब्रांच छोड़ रहे थे, सेकेंड वाला मेथड को मैंगो में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। लिखा है दूसरी विधि को, पहली विधि से दूसरी विधि आम में अपनाई जाती है, मतलब पहली विधि को उतना नहीं अपनाया जाता मैंगो में, सेकेंड वाला जो मेथड है उसको मैंगो में ज़्यादातर अप्लाई करते हैं या फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये पहला वाला जो मेथड है ना जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, पूरा ब्रांच कट कर दे रहे थे, वो ज़्यादा अच्छा मेथड है कि जिसमें 5 ब्रांच छोड़ रहे थे, वो ज़्यादा अच्छा मेथड है, क्योंकि हम लोग उसमें क्या थोड़ा बेचारे को कम कष्ट दे रहे हैं ना, उसमें तो पूरा ही हटा दे रहे हैं, तो उसमें हम लोग को ज़्यादा लॉस हो रहा है, उसका तो पूरा ही ब्रांच हटा दे रहे हैं। इसमें क्या है, थोड़ा कम लॉस हो रहा है, 5-6 ब्रांच को छोड़ दे रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, सेकेंड वाला मेथड क्या होगा, ज़्यादा सही होगा, ठीक। फिर दिया है शीर्ष उपरोपण, मतलब कि टॉप ग्राफ्टिंग या टॉप बडिंग कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें वही शीर्ष उपरोपण में वही दिया है कि जो विरोजा या रोजिन करके दिया होगा ना, मोम 2, अलसी का तेल, इतना मत लिखना, ठीक है, कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, वैक्स एक सब नहीं लिखना है। अपन क्या लिखेंगे नॉर्मल, कि जब हम लोग टॉप वर्किंग के लिए ट्री को प्रिपेयर करेंगे ना, तो जो ट्री है उसको पहले वैक्सिंग करते हैं, ठीक है। जैसे स्प्रिंग सीजन में कट के थोड़ा वैक्सिंग कर देते हैं उसको, फिर जून जुलाई में उसमें जो भी बर्ड्स आएंगे उसमें ग्राफ्टिंग करेंगे, तो ये सब मत लिखना है। शीर्ष उपरोपण में भी रोज़ा तैयार करेंगे, रोजिन, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। रहेंगे 3 घंटे ही, जितना शॉर्ट सिंपल और अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन करके आंसर लिखोगे वो ज़्यादा सही रहेगा। तो हाँ पॉइंट लिखोगे तो भी सही रहेगा, ज़्यादा झेलने की ज़रूरत नहीं है इतना, ठीक है, इतना एकदम नहीं लिखना है। फिर दिया है बडिंग, जब वृक्ष के मुख्य तने को काट दिया तो जब सके कौन सा बडिंग करेंगे, शील्ड बडिंग। कौन सा बडिंग कर सकता है इसमें, शील्ड बडिंग, पढ़े थे शील्ड बडिंग,
तो इसमें टॉप वर्किंग में कौन सा बडिंग करेंगे? शील्ड बडिंग, ठीक है। एक लाइन ये लिख देना शील्ड बडिंग वाला, ठीक है। फिर एग्जाम्पल में फिर दिया है मैंगो में कब करना चाहिए, तो एक ईयर पुराना होता, बेर में कोई रूल नहीं होता, पर इतना डिटेल अपन को नहीं लिखना है, ठीक। उचित देखभाल क्या है? बहुत तेज से ग्रो होगा, ठीक है, तो तेज वेज हवा आया, ठीक है, तो उससे टूटने से बचाने के लिए हमको क्या करना है? इसमें बांस वांस का सहारा दे देना है, स्टेकिंग दे देना है, ठीक है। अब बेचारे को अभी नया नया लगाए हैं, ठीक है, ऊपर ब्रांच में, टॉप में हम लोग किए हैं ना ग्राफ्टिंग या बडिंग, एकदम ऊपर में किए हैं, तेज हवा आएगा, वो अभी सेट नहीं हो पाया, वो तो गिर जाएगा ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? बैम्बू स्टिक का स्टेकिंग दे देंगे, बैम्बू स्टिक से या बांस की लकड़ी से सहारा, ठीक। समझ आया इतना? लिख लोगे अब टॉप वर्किंग। इतना हो गया हमारा खत्म, क्या? प्रोपोगेशन का चैप्टर। आज सेक्सुअल प्रोपोगेशन कंप्लीट। सेक्सुअल प्रोपोगेशन का ना कल मैं एक दो चीज़ें मैं देखूंगी तुम लोग के सिलेबस में है या नहीं, जैसे तुमको क्लास लगेगी ना तो मेरे को बताना अगर सर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे तो सीड डॉर्मेंसी तो भी पढ़े नहीं, कल पढ़ेंगे सीड डॉर्मेंसी और सीड जर्मिनेशन कल पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर जैसे प्रोपोगेशन में ना सेक्सुअल प्रोपोगेशन को कितना डिटेल पढ़ा रहे हैं ये मेरे को बताना, ठीक है। जब करेंगे तब बताना, वही बोल रही हूँ, क्योंकि सेक्सुअल प्रोपोगेशन मेरे को लग रहा है मैं जितना पढ़ाई उतना इनफ है सिलेबस के अकॉर्डिंग, पर अगर मियोसिस और माइटोसिस भी तुम लोग को पढ़ाएंगे तो एक बार बताना मेरे को, ठीक है। अब दिया है इसमें कि यूनियन, इधर एनाटॉमिकल बेसिस, ये सब फिजियोलॉजिकल बेसिस, कंपैटिबिलिटी, अगर पूछा कंपैटिबिलिटी क्या है प्रोपोगेशन में, और कंपैटिबिलिटी मतलब क्या है, तो क्या समझोगे? कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कि संगतता और असंगतता मतलब क्या है? कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी में डिफरेंस क्या होगा? अरे कंपैटिबल मतलब कि जो रूट स्टॉक और शियोन है वो आपस में जुड़ गए, अच्छे से सक्सेसफुल पौधा बना लिए, उसमें फूल पत्ती सब आ गया, मतलब वो क्या है? कंपैटिबल थे एक दूसरे के लिए, ठीक है। इनकम्पैटिबल मतलब कि होती ना शादी में दो लोग हैं, दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल रहेंगे तो शादी चलेगी, नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगी। ईजी सा वर्ड याद रख लो, ठीक है। वो क्या हो गया? उन दोनों की कंपैटिबिलिटी थी तो वो दोनों कंपैटिबल थे तो चल गए, सफल हो गए, सक्सेस हो गए। दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं थी तो वो इनकम्पैटिबल थे, ठीक है। दिया है कंपैटिबिलिटी मतलब कि रूट स्टॉक शियोन की ऐसी कैपेसिटी जो कि उपरोपित किए जाने पर सफलतापूर्वक संयोजित हो सके, भविष्य में एक पौधे के रूप में फल सके, इसे ही क्या बोलते हैं? कंपैटिबिलिटी। मतलब इन फ्यूचर वो अच्छे से फ्लावर, फ्रूट ये सब दे सके तो वो क्या है? मतलब अच्छे से कंपैटिबल थे, है ना। और इनकम्पैटिबल मतलब कि अच्छे से फल नहीं पा रहे बेचारे, ठीक है, तो वो क्या हो गया? इनकम्पैटिबल। मतलब सक्सेस होगा तभी तो फल फूल बनेगा ना, सक्सेस ही नहीं होगा तो फल फूल कैसे बनेगा? भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, मतलब उसमें फ्लावर आ रहे हैं, फ्रूटिंग आ रहे हैं, तो वो क्या है? कंपैटिबिलिटी थी इन लोग की, ठीक है। और इनकम्पैटिबल मतलब कि वो सक्सेस नहीं हुआ, उसमें फ्रूट फल कुछ नहीं आ रहा है, हाँ अटैच बस है लेकिन कोई सक्सेस ही नहीं हुआ उसमें, ठीक है ना। फल आया ना, फ्रूट आया ना, पत्ती आई ना, कुछ नहीं आया उसमें। मतलब हम लोग किसी चीज़ को जोड़ दिए, ठीक है, ग्राफ्टिंग किए तो जोड़ दिए रूट स्टॉक शियान को, अब वो जुड़ा बस है ना, उसमें कुछ ग्रोथ दिख रही है ना, उसमें फ्रूट आ रहा है ना, पत्ती आ रही है, तो मतलब वो सक्सेस नहीं हुआ ना अच्छे से। हम लोग किस लिए ला रहे थे उसको? कि हम लोग को कुछ उसमें डिफरेंस दिखे ना, यील्ड अच्छा है उसका, प्लांट अच्छे से जल्दी जल्दी ग्रो करे। पहले क्या लगता था? बहुत ज़्यादा टाइम लगता था फल के पौधों को लगाने में, ठीक है। मेनली प्रोपोगेशन क्या है? फल के पौधे को जल्दी लगाने में हेल्पफुल है ये। पहले लगता था कई साल, 10-10 साल में एक तो पौधा बेचारा बड़ा हो रहा है ना, 10 साल लग जाता था, तो उसी के टाइम पीरियड को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोपोगेशन मेथड लाएँ। दूसरे का शियोन लिए, दूसरे का रूट स्टॉक लेकर जल्दी जल्दी बहुत, हाँ 1 ईयर, किसी में 2 ईयर, अब वो डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा टाइम पीरियड बहुत कम हो गया है जब से प्रोपोगेशन मेथड आया। और पहले तो 10-10-15 साल में एक एक पौधे फूल दे रहा है, कोई किसी में फ्रूट आ रहा है। मैंगो का ही ले लो, अगर डायरेक्ट सीड से लगा के सोचो कितना दिन लगेगा उगने में, है ना। तो ये बस 2 डेफिनेशन इस कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी याद रखेंगे। ये हो गया कंप्लीट।
और एक चीज़ और हिंदी की बुक में दिया है, इंग्लिश में नहीं दिया है, स्टॉक और शियोन को और क्या बोलते हैं? स्टियोन, ठीक है। स्टॉक प्लस शियोन इक्वल टू स्टियोन, इतना बस याद रख लेना, ठीक है। स्टॉक शियोन इक्वल स्टियोन। जब क्या बोलते कैलस मतलब क्या होता है बताओ? कैलस, कैलस कैलस मतलब कि जैसे कि कुछ चोट वोट लग गई ना, तो ऊपर से मतलब हमारी स्किन हट जाती है, फिर एक स्किन आती है ना, तो वो एक टाइप का वाउंड जो लगे रहते हैं या चोट लगे रहते हैं, उसको हील करने के लिए क्या होता है, एक लेयर फॉर्म होती है, वो क्या है? कैलस। ठीक, बस इतना ही समझ लो। टिश्यू कल्चर में कैलस अलग होता है, इनके केस में कैलस अलग होता है, ठीक है। टिश्यू कल्चर जब पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी, तब कैलस और अच्छे से पढ़ोगे। हीलिंग ऑफ वाउंड्स का काम कौन करता है? कैलस, ठीक। आज ये वाला कितना टाइम हो गया? अभी 4:30। ऑर्चर्ड वाला चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। हम लोग एक बार पढ़ना, ठीक है, इसको और अच्छे से। प्लांट ग्रोथ सिलेबस में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं है ना तुम लोग के? प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा दी थी, ग्रीन हाउस है ना। प्लांट प्रोपोगेशन मेथड भी हो गए। कल पढ़ेंगे सीड डोरमेंसी और सीड जर्मिनेशन। अभी पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट। हिंदी वाले बुक में भी दिया है ऑर्चर्ड वाला। कौन से पेज में दिया है? न 146 पेज नंबर। और हिंदी इंग्लिश में भी है। चैप्टर 9 में है। चैप्टर 9 निकाल लेना, बेसिक हॉर्टिकल्चर वाले निकाल ले। 146 पेज नंबर। अब ऑर्चर्ड का डेफिनेशन पहले मैं लिखवा रही हूँ, वो लिख लो, इसमें अच्छे से नहीं दिया है, ठीक है। इंग्लिश में है। हिंदी में तो दिया है, फलोत्पादन एक प्राकृतिक व्यवसाय या उद्योग है तथा अन्य व्यवसायों की तरह आय का एक सुनिश्चित साधन है। हिंदी वालों का ठीक है। इंग्लिश में सिर्फ इतना दे दिया है। हाँ, ऑर्चर्ड मतलब फल लगाने का गार्डन। अच्छा, ऑर्चर्ड और गार्डन को कैसे डिफाइन करोगे? बस बेसिक बताओ। ऑर्चर्ड और गार्डन को कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, तो वो क्या हो जाएगा? गार्डन, है ना। अगर फूल पत्ती पौधे लगे हैं मतलब वो गार्डन है, या जिसमें सिर्फ खेल रहे हैं जैसे प्ले ग्राउंड, वो सब क्या? गार्डन, है ना। और सॉरी, वो तो गार्डन नहीं होगा, एक टाइप से प्ले ग्राउंड टाइप हो जाएगा वो। गार्डन मतलब कि जहाँ पे ऑर्नामेंटल्स लगे हैं, और ऑर्चर्ड मतलब कि जहाँ पे फल वल, जहाँ से फ्रूट हो। बोल देते ना कि ये केले का ऑर्चर्ड है या आम का ऑर्चर्ड है, बगीचा। ऑर्चर्ड मतलब क्या हो जाएगा? बगीचा, है ना। तो आज हम लोग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। यही था ना टॉपिक का नाम, क्या था? एक सेकेंड। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चर्ड स्टेप, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। इससे टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आएगा? लेआउट वाले पोर्शन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो स्क्वायर मेथड, रेक्टेंगुलर मेथड, कंटूर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, ठीक है। इसमें हेक्सागोनल सिस्टम में से 4-5 टाइप का लेआउट है, उसी से क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑर्चर्ड क्या होता है, ठीक है। ऑर्चर्ड का डेफिनेशन इंग्लिश वाले लिखेंगे, हिंदी वाले भी लिखना चाहो तो लिख लो। प्लांटिंग एन ऑर्चर्ड, प्लांटिंग एन ऑर्चर्ड refers to, planting an orchard refers to, लिखवा दूं कि लिख लोगे? बोलूंगी तो। planting an orchard refers to the growing, planting an orchard refers to the growing of fruit plants, planting an orchard refers to the growing of fruit plants in an orderly manner
इन एन ऑर्डरली मैनर, ऑर्डर वाला ऑर्डर उसमें एल वाई जोड़ देना, ठीक है, ऑर्डरली मैनर एंड मेंटेनिंग देम manner and maintaining them for gradual economic return, gradual economic return, manner, orderly manner and maintaining them for gradual economic return। एक बार रिपीट कर दो स्टार्ट से। प्लांटिंग एन ऑर्चर्ड refers to the growing of fruit plants in an orderly manner and maintaining them for the gradual इकोनॉमिक रिटर्न। इसका मतलब है कि कोई फ्रूट प्लांट है उसको एक प्रॉपर मैनर में लगाना, ठीक है। कोई हम लोग सेलेक्ट कर लिए जगह, वहाँ पे एक प्रॉपर मैनर में ही तो लगाएंगे ना कि इधर से लगाना है, किधर से लगाना है, और उसकी देख रेख करना, उसको प्रॉपर मेंटेन करना, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके, है ना। तो ग्रेजुअल इनकम रिटर्न मिल सके, जितना हम पैसा लगाएं उससे ज़्यादा हमको क्या मिल सके, उसका रिटर्न या प्रॉफिट मिल सके, वो क्या है, ऑर्चर्ड है, ठीक है। एक वर्ड होता है प्लांटेशन, इसको लिखना नहीं है, बस आप समझ लो प्लांटेशन मतलब क्या होगा। प्लांटेशन में आ जाएगा जैसे मैंगो प्लांटेशन, एप्पल प्लांटेशन, किसी एक सिंगल, जैसे होता है ना कभी कभी की ऑर्चर्ड में तो बहुत सारे प्लांट्स हो सकते हैं, आम भी हो सकता है, वहाँ पे कुछ और भी पौधे लगा सकते हैं ना। बगीचे के अंदर तो तुम्हारी मर्जी है, तुम 2-3 मिक्स करके भी लगा सकते हैं। पर प्लांटेशन क्या होता है, कभी कभी हम लोग कॉफ़ी प्लांटेशन करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ, जैसे दरबा है बस्तर में, वहाँ पे क्या हो रहा है, कॉफ़ी प्लांटेशन, एक ही क्रॉप है उसका, हमको सिर्फ वहाँ पे एक ही क्रॉप ले रहे हैं कॉफ़ी, उससे हमको बहुत ज़्यादा इनकम या बाहर सेल करना है या जो भी, तो प्लांटेशन थोड़े बड़े लेवल में, मतलब सिर्फ एक ही क्रॉप का, सिंगल क्रॉप का कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, कॉफ़ी प्लांटेशन हो सकता है, मैंगो प्लांटेशन हो सकता है, जो भी, ठीक है। फिर है स्टेट। स्टेट क्या होता है, ई स्टेट, एक टाइप का बागान, जैसे कि पहले के टाइम पे मुगल लोग थे ना, उस टाइम पे चलता था स्टेट, कॉफ़ी स्टेट, ठीक है। उन लोग मतलब इसको थोड़े बहुत बड़े एरिया में 1000 मीटर स्क्वायर एरिया को बोल सकते हैं स्टेट, ठीक है। बहुत बड़े लेवल में सिर्फ एक सिंगल क्रॉप को लगाना क्या है, स्टेट। अपने साइड नहीं चलता, पहले चलता था, ठीक है, ब्रिटिश टाइम में। बस इतना ही है। एपिडर्मिस किसको बोलते हैं प्लांट में, एपिडर्मिस क्या होगा, आयो, एपिडर्मिस मतलब कि आउटर लेयर, सबसे जो आउटर लेयर होगा किसी भी प्लांट का, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाता है, एपिडर्मिस, ठीक है। ऐसे याद आ गया तो बता दी, एपिडर्मिस मतलब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कोई भी सेल है जैसे, ठीक है, उसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगा, सबसे बाहरी परत क्या होगी, एपिडर्मिस, ठीक है। फ्रूट प्लांट कैसे नेचर के होंगे, पेरेनियल, एनुअल, क्या बहुवर्षीय, एक वर्षीय, बहुवर्षीय है ना, पेरेनियल। अब हिंदी वाले बुक में दिया है थोड़ा अलग, ठीक है, इंग्लिश वाले में दिया है अलग। सबसे पहले जब हम लोग ऑर्चर्ड बनाएंगे तो क्या क्या करेंगे बताओ, फील्ड तैयार करने लग जाओगे, देखोगे नहीं जगह कैसा चाहिए, सेलेक्ट नहीं करोगे। घर बनाना है तो सबसे पहले जगह देखोगे कि घर बनाने लग जाओगे, जगह देखोगे, ठीक है। तो क्या हो गया पहला पॉइंट अपना, ऑर्चर्ड इस्टेब्लिशमेंट का पहला पॉइंट क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ साइट, ठीक है, या लोकेशन, ठीक है। अब साइट सेलेक्ट कर ली, आप क्या करोगे, अब उसमें लगाना क्या है वो तो देखोगे ना, हमको इस खेत को चूज़ कर ली, इस फील्ड में क्या लगाना है वो देखेंगे, तो फिर हम लोग कौन सा चुनाव करेंगे, फ्रूट कौन सा लगाना है या फ्लावर कौन सा लगाना है। उसका फेवरेट मैंगो है तो वो मैंगो लगाएगा, ठीक है। तुम्हारा फेवरेट कुछ और है, तुम कुछ और लगाओगे, ठीक है, अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। दो चीज़ का सिलेक्शन हो गया, एक तो साइट सिलेक्शन हो गया, सेकंड क्या हो गया, फ्रूट का सिलेक्शन हो गया। फिर थर्ड क्या करोगे, लेआउट। अब तो दोनों चीज़ का सिलेक्शन हो गया, घर बनाने की जगह भी मिल गई, घर कैसे बनाना है ये इंजीनियर बना के भी दे दिया, तो लेआउट बनाना तो स्टार्ट करोगे ना अपने ज़मीन में। तो हम लोग क्या करेंगे, अब लेआउट बनाना स्टार्ट करेंगे, ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ में फिर प्रोसेस चलेगा अपना, जो भी प्राइमरी प्रोसेस है वो सब करेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, उसमें ट्रांसप्लांट करेंगे, जो भी प्लांट्स अपन नर्सरी से लेके आएंगे फल के पौधे, उसको ले जा के क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे। तो हमारा क्या हो गया, एक ऑर्चर्ड इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। इतना ही नहीं लिखना है, लोकेशन एंड साइट के अंदर टॉपिक बहुत सारे हैं, फिर उसके अंदर लिखना है, सिर्फ 5 मेन पॉइंट है।
तो सबसे पहले ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट में क्या आएगा, लोकेशन, साइट सिलेक्शन, सिलेक्शन और साइट एंड लोकेशन, ठीक है। कभी भी आंसर लिखना, टाइम अपने पास है मान लो कम, ठीक है, लिखना है बहुत सारा, पूरा हेडिंग पहले लिख दो, ठीक है, अंदर में बाद में लिख देना जब आपके पास समय बचे, 2-2 लाइन में लिख दो उसको, जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग। एटलीस्ट हेडिंग तो लिख के छोड़ दो ताकि लगे कि इसको पता है सब चीज़। फिर जो मेन पॉइंट है जिसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, बाकी को 1 लाइन में निपटा दो, ठीक है। फिर दिया है लोकेशन एंड साइट में क्या होगा, लोकेशन डिनोट्स द सिचुएशन इन रिलेशन टू अ वेल नोन प्लेस, द साइट इंडिकेट द स्पेसिफिक प्लेस वेयर ऑर्चर्डिंग इज टू बी प्रैक्टिस। लोकेशन मतलब कि हमको पता है कि हाँ ये इस लोकेशन पे ये एरिया है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि इस एरिया में वो वाला प्लॉट है ऐसा, तो वो क्या है, एक लोकेशन है। साइट मतलब कि प्रॉपर हाँ ये जगह है, यहीं पे ही हमको क्या करना है, ऑर्चर्ड करना है, बस वही बताया है यहाँ पे। इसको नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो चलेगा, ये अपने कोई काम का नहीं, इतना पेपर में लिखना है नहीं कि लोकेशन क्या होता है, साइट क्या होता है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ साइट के अंदर सबसे पहले लिखना टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, इसमें अच्छे से दिया है हिंदी वाली बुक में। सिलेक्शन ऑफ साइट के फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कैसा टाइप का सॉइल होना चाहिए, या लैंड, टाइप ऑफ लैंड लिख लो, टाइप ऑफ लैंड, ठीक है। सेकंड क्या होना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी, जो भी साइट या लोकेशन सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे लैंड कैसा होना चाहिए, कैसे टाइप का लैंड हो, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, है ना। फोर्थ क्या होगा, मार्केट फैसिलिटी, है ना। फिफ्थ क्या है, प्योर इन्वायरमेंट या बोल सकते हैं पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, है ना। इतना बस लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, ज़रूरी नहीं है इसके अंदर और एक्सप्लेन करने की, ठीक है। टाइप ऑफ लैंड को बस एक लाइन में लिख देना कि लेवल्ड लैंड हो, ज़्यादा उबड़ खबड़ ना हो, ठीक है, ऊपर नीचे वाली लैंड मत हो, ऐसा बस लिख दो। बाकी प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, इसको कैसे लिख सकते हो एक लाइन में, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, वैसे लाइन में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, मार्केट अवेलेबल होना चाहिए पास में, इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, मतलब आसपास जो है जो कारखाना वारखाना रहता है ना वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना ऐसे एक लाइन में लिख सकते हो, ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना हो तो अंदर में, है ना। फिर है लेबर अवेलेबल होने चाहिए इजीली, ठीक है, ऐसे एरिया होने जहाँ पे लेबर की अवेलेबिलिटी हो, या लेबर अवेलेबल हो इजी, जैसे भी लिख लेना, लेबर अवेलेबिलिटी इजीली, ठीक है। और क्या, हाँ इतना। अब इसके अंदर कैसे देखोगे, भूमि सॉइल कैसे होनी चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। लगभग हम लोग 2 मीटर तक अंदर गहरा देखेंगे, चेक करेंगे कि अंदर में पत्थर मत हो, ठीक है, मिट्टी टाइट मत हो एकदम, क्योंकि क्यों देखेंगे 2 मीटर गहरे तक अंदर, क्योंकि जो ट्री अपना फ्लावर प्लांट का तो जड़ ज़्यादा गहरा नहीं रहता, जो रूट रहती है वो तो एकदम ऊपर ऊपर रहती है ना, ट्री जो रहता है उसका रूट बहुत अंदर तक जाता है, ठीक है, तो इसीलिए क्या हो, थोड़ा अंदर गड्ढा ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अंदर में देखेंगे कि मिट्टी के पास कोई पत्थर वत्थर ना आए रहो, है ना। ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड क्या होगा, सॉइल प्रोफाइल चेक करेंगे, वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जल का जो जमाव है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, पानी का जो है प्रॉपर बहना चाहिए पानी, ठीक है, एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसी को कैसा कंडीशन बोलते हैं, वाटर लॉगिंग कंडीशन, ठीक है। और क्या हो, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, अगर लैंड है वहाँ पे सॉइल कैसा होना चाहिए, सैंडी लोमी या लोमी, ठीक है, सैंडी लोमी या लोमी सॉइल होनी चाहिए, ये ऐसा सॉइल को प्रीफर करेंगे, ठीक है। वो एकदम मुरूम वाला जो रहता है ना वैसा सॉइल नहीं होना चाहिए, ठीक है, सैंडी लोमी या लोमी सॉइल, ठीक। फिर है, बस इतना काफ़ी है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर सिंचाई, जैसे कि प्लांट है, क्या हर फ्रूट प्लांट को पानी की ज़रूरत होगी, हो सकता है किसी को ज़्यादा हो किसी को कम हो, जैसे बेर वेर है उसको थोड़ा कम पानी चाहिए, है ना, आम है उसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो 1-2 एग्जाम्पल जैसे हिंदी वाले बुक से आप लोग देख के लिख लेना। कुछ फल जैसे कि आंवला है, बेर है, फालसा है, को कम जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो इनको थोड़ा बहुत पानी में भी काम हो जाएगा, लेकिन
जैसे कि हमारे लिए कौन से क्रॉप है, इसमें दिया नहीं है ना, आम वाम नहीं दिया है। आम दिया है, अमरूद दिया है, मतलब मैंगो, गुआवा, ग्रेप्स, ये सब को डेली हम लोग को क्या करना है, इरिगेशन देना है। जो मैंगो है या ग्रेप है, ये सब जो क्रॉप है उनको क्या करना है, डेली पानी चाहिए। तो हमारे पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी ही नहीं अवेलेबल होगा तो पानी कहाँ से देंगे, है ना। तो तालाब होना चाहिए, ट्यूबवेल खुदा होना चाहिए। अपने हमें गार्डन बनाना है, हमारे गार्डन में हमको ट्यूबवेल बनवाना चाहिए, या तो वहाँ पे तालाब वालाब हो आसपास या नदी हो तो ज़्यादा बेटर है। यही सब ठीक है। नहीं भी लिखोगे तो इतना ही पॉइंट लिख देना एक एक लाइन में बस। आवागमन की सुविधा, अरे मतलब कि वो नेशनल हाईवे से जुड़ा हो, ठीक है, ऑर्चर्ड हो, या तो फिर कोई ट्रांसपोर्ट मतलब कि मेन रोड पे हो थोड़ा आगे जाके, कि रोड नहीं होगा तो फिर जल्दी से उसको जो भी फ्रूट को हम लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको बेचने में बहुत दिक्कत होगी, ले जाने में, बेचारे को वहाँ से वहाँ तक लाओ, फिर लेबर को इतना दूर लेके आओ, फिर कुछ सामान लाना है उसके लिए अलग फिर कॉस्ट लगेगा। तो मेन रोड में रहेगा तो सब चीज़ क्या है, ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। आपके पास बैलगाड़ी हो, ट्रक हो, अगर आप खेती कर रहे हो तो ट्रैक्टर रखते हैं ना सब लोग, तो उससे सामान लाने में ईजी होता है ना। बैलगाड़ी रखते हैं, ट्रैक्टर रखते हैं, ये सब होना चाहिए, ठीक है। फिर है बाजार व्यवस्था या मार्केट फैसिलिटी, वही चीज़ है, हम लोग फ्रूट को क्या करना है, सेल वेल करना है अगर मार्केट में, या बेचना है या विक्रय करना है लिखा है तो एकदम दूर मत हो मार्केट भाई कि पूरा एक दिन लग जा रहा है ले जाने में, कि आधा हमारा तो ख़राब हो गया और आधा को कोई खरीद ही नहीं रहा है कि फ्रेश नहीं है तुम्हारा। या फिर कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए आसपास, शीत गृह बोलते हैं ना, संग्रहण या शीत संग्रहण या कोल्ड स्टोरेज, वहाँ छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज बने हो जहाँ पे हम ले जाके अपने फ्रूट को रख दें कि इसको कल भी सेल कर सकते हैं, ठीक है, नहीं बिक पाया आज तो। फिर कहीं कहीं से हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि केरल है, ये वाला एग्जांपल आप लोग डाल सकते हो मार्केट फैसिलिटी के अंदर। केरल में एक पाइनएप्पल कैनिंग फैक्ट्री या अनानास कैनिंग फैक्ट्री है, वहाँ पे क्या करते हैं, पाइनएप्पल के जो फ्रूट हैं, ठीक है, उसके प्रोडक्शन, ठीक है, और फैक्ट्री मतलब जो पाइनएप्पल का प्रोडक्शन करता है एक आदमी, जैसे मैं पाइनएप्पल का प्रोडक्शन कर रही हूँ, तुम्हारे पास फैक्ट्री है, मैं तुमसे डील कर ली कि मेरा जो फ्रूट आएगा उसको मैं तुमको तुरंत बेच दूंगी, ठीक है। तो ऐसे एक पहले से ही हम लोग क्या कर लें, एक डील करके रख ले किसी से भी फैक्ट्री वाले से, जिससे मेरा पूरा जो है उगाने से पहले ही मेरे को प्रॉफिट पे पता है कि हाँ बेकार नहीं जाएगा मेरा, है ना, मेरा सब प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाएगा। तो ऐसे मार्केट फैसिलिटी एक और अपना दिमाग लगा सकते हैं ना। एक एग्जांपल ये डाल सकते हो मार्केट फैसिलिटी वाले में, ठीक है। वातावरण की स्वच्छता मतलब कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, मतलब कारखाना नहीं होना चाहिए, ईंट वीट के वो रहते हैं ना भट्टे जहाँ पे काला काला धुआं निकलते रहता है, वो सब आसपास मत हो, नहीं तो हमारे क्रॉप में क्या रहेगा, पॉल्यूशन करेगा तो हमारा क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं होगा। कई बार ईंट वीट के हाँ, मैंगो में ब्लैक टिप होता है, ठीक है, जो काला धुआं निकलता है ना ईंट के भट्टे वट्टे से, उससे मैंगो में बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है, ठीक। और लेबर अवेलेबल हो आसानी से, अगर एकदम अंदर में कहीं गाँव में ऑर्चर्ड रहेगा तो कौन आएगा काम करने, थोड़ा अच्छे जगह में होगा तो लेबर भी क्या हो जाएगा, ईजिली मिलेगा। लेबर के बिना हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा लेबर चाहिए, ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव क्रॉप होते हैं हॉर्टिकल्चर, इसीलिए लेबर चाहिए अपने को काम करने के लिए। हाँ, और रोजगार वाले में भी पढ़े थे ना, अभी टाइम है, अभी सिलेक्शन ऑफ फ्रूट भी हो जाएगा। ये हो गया सिलेक्शन ऑफ साइट एंड लोकेशन। मैं सिर्फ इसको समझा रही थी कि क्या क्या लिख सकते हैं अंदर में, आप लोग चाहो तो इसको एक एक लाइन में ही बस सम अप करना, ज़्यादा डिटेल लिखोगे टाइम खाएगा एग्जाम में, ठीक है, अपने पास टाइम नहीं इतना। सिलेक्शन ऑफ फ्रूट लिखेंगे इसके बाद साइट की जगह। फ्रूट में सिर्फ इतना लिख सकते हो सिलेक्शन ऑफ फ्रूट में, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या सेलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग फ्रूट सेलेक्ट करेंगे। भाई हमारे यहाँ तो सब ट्रॉपिकल कंडीशन ज़्यादा है, हमारे एरिया में कैसा कंडीशन है, यहाँ सब ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल है कि टेम्परेट है, सब ट्रॉपिकल कंडीशन है ना अपने यहाँ। ट्रॉपिकल कंडीशन ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, केरल वेरल साइड, जहाँ की ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, वहाँ ना पूरे टाइम पानी गिरते रहता है, वहाँ ठंडी का मौसम होता ही नहीं। केरल साइड ठंड का मौसम होता ही नहीं है, ठीक है। साउथ वाले एरिया में जो चेन्नई हो गया, केरल हो गया, उधर ठंड नहीं आता, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है ना, ऐसा लगता है ना चिपचिपा टाइप का, पूरी उड़ी जाओगे तो वो वाला क्या एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया है। हमारा वाला क्या है, ठंड भी पड़ रहा है, गर्मी भी पड़ रही है, पानी भी गिर रहा है, हमारा समशीतोष्ण जलवायु हिंदी में, और सब ट्रॉपिकल है ना। और टेम्परेट वाला एरिया आपका हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो तीनों जगह के
कैसा कैसा फ्रूट क्रॉप उगाना है, तीनों में थोड़ा ना थोड़ा तो चेंज रहेगा ना। हमारे साइड क्या होता है, ज़्यादा आम होता है, अमरूद होता है ना, आंवला हो जाता है, अच्छे से अनार भी हो जाता है। और उधर क्या होता है, ज़्यादा साउथ साइड प्लांटेशन क्रॉप वाला, जो कोकोनट होगा, केला है, नारियल है, कॉफ़ी वॉफ़ी भी सब उड़ीसा साइड ज़्यादा होता है ना। और फिर ठंड वाले में जाएंगे तो एप्पल है, पियर है, पीच है, ये सब है ना, नाशपाती अति सब। तो वही क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या चुनेंगे, अपना फ्रूट। जैसे कि हम लोग को राजस्थान में उगाना है, एरिड एरिया ज़्यादा है, बेर वाला फल लेंगे, डेट पाम ले सकते हैं, ठीक है, डेट पाम है, बेर है, ये सब सेलेक्ट करेंगे। अपने एरिया में उगाएंगे तो आम करेंगे। जगदलपुर वाले एरिया में उगाएंगे तो आराम से वहाँ पे थोड़ा कॉफ़ी हो गया, ट्यूबर क्रॉप अच्छे से हो जाते हैं, वो सब प्लांट लेंगे। बिलासपुर में उगाएंगे तो क्या लेंगे, आम लेंगे, थोड़ा अनार ले लेंगे, बीही ले लेंगे, जो अमरूद है, ठीक है अपना, ये सब ज़्यादा अच्छे से होगा। तो वही सब चीज़ें। यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, जैसे रायपुर के क्षेत्र में सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ फ्रूट में कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, मार्केट फैसिलिटी, टाइप्स ऑफ फ्रूट, उसकी वैरायटी, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फ्रूट चूज़ करेंगे। लिख लोगे इतना, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फ्रूट चूज़ करेंगे। फिर सबसे पहले लिखा है क्लाइमेट, इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले जलवायु या क्लाइमेट। इसके अंदर एक एग्जाम्पल चाहो तो लिख सकते हो क्लाइमेट वाले के अंदर। रायपुर एरिया में सेब, अंगूर, लीची, मतलब कि एप्पल, ग्रेप्स और लीची जो है ये लगाना उचित नहीं है, ठीक है। एप्पल लगा सकते हैं क्या, रायपुर वाले एरिया में नहीं लगा सकते, तो ये क्या है, सक्सेसफुल नहीं होगा। एप्पल हो गया, पियर हो गया और ग्रेप हो गया, ये सुटेबल। टोबैको तुम लोग को बहुत ये क्वेश्चन कौन पूछा था कल, और कोई मेरे को बता रहा था। 12th में कोई बच्चा है, सुमन मैम से पढ़े हो गए क्या तुम लोग, सुमन पढ़ाइए ना शायद तुम लोग, PAT पढ़ाइए क्या, जो सुबह पढ़ाने आती तो नहीं बता। उसको कोई बच्चा पूछ रहा था मैम टोबैको का कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं, तुम लोग को बहुत इंटरेस्ट है टोबैको गाने में, हो सकता है यहाँ भी, लेकिन ना वहाँ हरियाणा है ना, क्या एरिया, कसोल, कसोल करके कोई जगह है ना, क्या कसोल, हरियाणा या हिमाचल साइड है ना, कसोल कोई एरिया है, वहाँ पे होता है बहुत। कसोल है, ऐसे कोई एरिया याद नहीं आ रहा है। कसोल हिमाचल प्रदेश में है कि हरियाणा में, याद मैं नहीं जानती टोबैको का, इसको ज़्यादा आइडिया है। ठीक है चलो सर। तो रायपुर के एरिया में क्या होगा, अपना एप्पल, ग्रेप्स और जो लीची है वो सब सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर द क्लाइमेट ऑफ रायपुर एरिया। कौन कौन सा क्रॉप, एप्पल, लीची एंड ग्रेप्स। कौन सा सुटेबल होगा, मैंगो और क्या अपना वो गुआवा हो गया, ठीक है, ये सब। पपाया सबसे बेस्ट अपने साइड। सब ट्रॉपिकल में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पपाया बहुत अच्छे से होता है ना, बनाना भी हो जाता है सही से। हाँ लीची बिहार साइड का ही तो, लीची बोला क्या, टोबैको बोल रहा है, मैं लीची सुन रही थी। अरे मैं नहीं जानती, मैं तम्बाकू, चलो चुप रहो तुम लोग। लीची अब होने तो ठंडा एरिया है लीची ना, रायपुर कहाँ ठंडा एरिया है, वो तो अब लगाने लग गए हैं कॉलेज में, क्योंकि वो स्ट्रॉबेरी और वो सब ड्रिप इरिगेशन या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में लगा रहे हैं ना। ये तो ओपन फील्ड कंडीशन का बात चल रहा है ना, अब तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में सब चीज़ लग जाता है। लीची, स्ट्रॉबेरी भी तो लग रहा है, रायपुर वाले कॉलेज में लगा है स्ट्रॉबेरी, अच्छे से ही लगा है, तो सब हो जाता है, अब तो कोई दिक्कत। लेकिन एप्पल फिर भी नहीं हो पाता, अंबिकापुर में लगाए हैं, कहाँ सक्सेसफुल हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसको जो लाइट थी और जो ठंड थी ना उतना नहीं है यहाँ, ठीक है। लाइट रिक्वायरमेंट 1000 से 4000 के समथिंग आवर्स चाहिए उसको, आवर्स। PPM में कब से होने लग गया लाइट, ठीक है। फिर है बाजार की आवश्यकता, जल की आवश्यकता, फलों का प्रकार, एक एक लाइन में लिख लो। क्लाइमेट, सेकेंड लिखेंगे मार्केट, फिर है टाइप्स ऑफ फ्रूट, ठीक है, क्लाइमेट, मार्केट फैसिलिटी, इसको बस कंप्लीट कर लो फिर छोड़ दे रही हूँ, ठीक है। थर्ड है अपना टाइप्स ऑफ फ्रूट, ठीक है। क्रेडिट का निर्माण या साख का निर्माण मतलब क्या होगा, जैसे होता है ना कि किसी जगह को, कोई ना कोई जगह जो एरिया है अपना, क्या बता रही थी मैं अभी,
क्या एरिया बता रही थी, कौन सा पॉइंट के अंदर बता रही थी? 5 मिनट सुन लो, इंटरटेनमेंट तो हो जाता है, ऐसे तो नहीं कि बात करने नहीं देती हूँ, खुद में बिजी हो जाते हो, करते रहे ना बात इसके बाद। ठीक है, क्रेडिट का निर्माण, क्या बोल रहे थे? ये बहुत धीरे से बोल के चुप हो जाता है, क्या बोल रहे थे? हाँ ठीक है, समझ गए हो। क्रेडिट डेवलपमेंट में क्या होगा कि कोई कोई जगह है, जैसे कि होता है ना कहीं का लीची, जैसे बिहार का क्या लीची फेमस है, मुजफ्फरपुर बिहार बोलते हैं ना, लीची का सेंटर है वहाँ पे। एप्पल कहाँ का फेमस है? अपना कश्मीर हिमाचल प्रदेश है ना। तो कोई कोई एक स्पेसिफिक क्रॉप है जिसका एक पर्टिकुलर एरिया है, तो उस वहाँ पे फेमस है। जैसे हम लोग चाहे तो कोई तुमको बिजनेस करना है, तुम एक क्रॉप लिए, कोई हो सकता है थोड़े दिन बाद वो फेमस हो जाएगा, तो उस जगह के नाम से जाना जाएगा ना कि जांजगीर का ये फेमस है, बिलासपुर का ये फेमस है, या वहाँ का। तो वैसे ही क्या होता है क्रेडिट का निर्माण, मतलब कि जैसे कि कोई भी एक प्लेस है, वहाँ पे कोई भी एक वस्तु है, उसकी क्या हो जाती है प्रतिष्ठा, या वहाँ पे उसका नाम हो जाता है किसी एक चीज़ का, तो वो फेमस हो जाएगी, तो ज़्यादा क्रेडिट मिलेगा, उसका डिमांड भी ज़्यादा रहेगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो इसका एग्जाम्पल में लिख सकते हो, बनारस का आंवला, इलाहाबाद का अमरूद, ये सब फेमस है, नागपुर का संतरा। ठीक है, तो क्रेडिट डेवलपमेंट पे लिख सकते हैं, नागपुर का संतरा हो गया। कोई एक चीज़ जो है एक जगह फेमस हो जाती है, तो उसकी डिमांड या उसका क्रेडिट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, फिर नासिक पुणे महाराष्ट्र में है ना अंगूर का, और संतरा जो है वहाँ में है, नागपुर में है, और महाराष्ट्र नासिक पुणे नासिक या नासिक बोल देते हैं, वहाँ पे अपना ग्रेप्स का है, सबका रिसर्च सेंटर भी है ना वहीं आसपास, इसीलिए फेमस है वो। बिहार मुजफ्फरपुर में रिसर्च सेंटर है लीची का। इलाहाबाद से रिलीज होती है ज़्यादातर वैरायटी किसकी, अमरूद की। ठीक है, तो वो सब उसी की वजह से, बस यहीं का नाम किसी में नहीं है। छत्तीसगढ़ का नाम किस में है? किसी में नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन में सहायक। ठीक है, इसके बाद पॉइंट इन लोग नहीं लिख रहे, तुम लोग नोट करना। क्रेडिट डेवलपमेंट के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलो, डेवलपमेंट, क्या हिंदी वाले औद्योगिकीकरण में सहायक। ठीक है, जैसे हम लोग जैम जेली बनाना है, ठीक है, या गुआवा का कोई ऑर्चर्ड है, उससे फ्रूट लेके हम लोग क्या बनाएंगे, जैम बनाएंगे या जेली बनाएंगे, तो एक इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं अपन, इससे बेनिफिट हो रहे हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ठीक है, और फिर इतना ज़्यादा वही है, फिर इतना ही बस लिखना, फिर लेआउट कल बताऊंगी, जो भी रोड है, पाथ है, ठीक है, ये सब, ये वाला इंपॉर्टेंट है, लेआउट वाला कल पढ़ेंगे। ठीक है, कितना टाइम हो गया ना, पढ़ के आना। स्क्वायर मेथड क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्या होता है, ठीक है, हेक्सागोनल, ये सब, कंटूर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, और डॉर्मेंसी और जर्मिनेशन भी पढ़ेंगे कल। 3 टॉपिक खत्म करेंगे अपन। ठीक, फिलर प्लांट, हेक्सागोनल सिस्टम में, हेक्सागोनल जो सिस्टम है उसमें 15% ज़्यादा प्लांट हेक्सागोनल सिस्टम में लगते हैं इस कंपेयर टू स्क्वायर। हेक्सागोनल अलग सिस्टम है, फिलर प्लांट वाला अलग सिस्टम है। हेक्सागोनल में 15% ज़्यादा प्लांट लगते हैं, इतना एक चीज़ याद रख लो, वही आता है एग्जाम में।